So, a very good afternoon. Welcome to our lecture number 3 of CA Inter Corporate and Other Laws. We have started with bailment and pledge, section 148 to section 181. That is bailment and pledge. हमारा चैप्टर नंबर 2 है वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन हमने इससे शुरू किया था. एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि काफी दिन हो गए पिछली क्लास हुए. तो हम बात करें तो अगर हम बेलमेट की डेफिनेशन से हमने शुरू किया था. बेलमेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148. एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया था मैंने आपको किसके अंदर है बेलमेट क्या होता है. बेलमेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी नोन एज द बेलर मेक्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पार्टी नोन एज द बेली. और ये जो बेल में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और ये इस कॉन्ट्रैक्ट इस कंडीशन पे दिया जाता है कि व्हेन दिस पर्पस इज फुलफिल्ड, व्हेन दिस पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, द गुड्स आर ईदर रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम और दे आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. तो दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो गुड्स वापस चले जाते हैं बेलर के पास, या बेलर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेली उनको किसी तरह से डिस्पोज ऑफ कर देता है. जो ये गुड्स रिटर्न किए जाते हैं दे कैन ईदर बी इन द सेम फॉर्म और दे कैन बी इन द ऑल्टर्ड फॉर्म. कई एग्जांपल लिए थे इसके, मैं दोबारा एग्जांपल्स रिवाइज नहीं करा रहा हूं सारे के सारे. नेक्स्ट हमने जो बात की थी इसके अंदर दैट वाज रिगार्डिंग मोड्स ऑफ डिलीवरी. सेक्शन 149 पे आ गए थे हम सीधा. हमने कहा था जी जो डिलीवरी होती है वो दो तरह की हो सकती है. इट कैन ईदर बी एन एक्चुअल डिलीवरी और इट कैन ईदर बी अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को हमारा सेक्शन 149 डिफाइन करता था. वो क्या कहता था कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कोई भी ऐसा एक्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कुछ भी ऐसा हो सकता है विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोसेशन ऑफ इंटेंडेड बेली. तो हमने कई सारे इसके एग्जांपल ले लिए थे कि इसमें सिंबॉलिक भी आ सकता है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक केस स्टडी भी डिस्कस करा दी थी जहां हमने देखा था कि जो अटॉर्नमेंट के थ्रू दी गई डिलीवरी होती है वो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ही फॉर्म हो जाता है. तो ये हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी डिफाइन किया था. अच्छा, उसके बाद मैंने आपको प्लेज के बारे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वो बेलमेंट जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, दैट इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, उसको हम प्लेज बोलते हैं. प्लेज का एक नाम और है पॉन करके, इसलिए जो प्लेजर है और प्लेजी है इनका एक नाम बन जाता है पॉनर एंड पोनी. सेक्शन 172 जो है हमें प्लेज की डेफिनेशन देता था. इसके बाद मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया था चार्जेस के बारे में, जो ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट यहां पर नहीं है एटलीस्ट. तो हमने देखा था कि जो चार्जेस क्रिएट होते हैं वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो जाते हैं, और मूवेबल पे दो तरह से होते हैं कि जब पोसेशन दे दी जाती है उसको प्लेज बोला जाता है. जहां पोसेशन अभी भी जो हमारा है वो हमारे हाथ में रहती है, हम क्रेडिटर को हैंड ओवर नहीं करते, उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं. लेकिन ये हाइपोथिकेशन वर्ड जो है ये आपकी बुक में आपके सीए इंटर का जो सिलेबस है उसमें यूज नहीं की गई, इसलिए हमने इसको डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट नाम से एक तरह से कवर कर लिया कि जो डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट है वो टेक्निकली देखा जाए तो हाइपोथिकेशन ही है और कुछ नहीं है. लेकिन हमने उसको हम प्लेज मान लेते हैं और हम क्या कहते हैं यहाँ डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी किस तरह से हुई है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट टू बैंक हुई है. नेक्स्ट हमने कस्टडी और पोसेशन में डिफरेंस देखा था कि मियर कस्टडी ट्रांसफर हो जाने भर से आप उसको बेलमेट नहीं कह सकते. इट हैज टू बी समथिंग मोर देन मियर कस्टडी. तब आप ये कहेंगे कि जो पोसेशन है वो पोसेशन सामने वाले के पास गई है. हमने एग्जांपल लिया था लॉकर में गुड्स रखना, एक पार्किंग में जहां पर की आपके पास रहती है वहां गाड़ी खड़ी कर देना. दीज आर ऑल एग्जांपल जहां पर कस्टडी ट्रांसफर हुई है, जहां पर पोसेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, और इसलिए हम इनको बेलमेट नहीं बोलते थे. अच्छा, उसके बाद मैं गुड्स की डेफिनेशन पे आया था जहां हमने देखा था कि मनी अगर ट्रांसफर की जाती है, कैश डिपॉजिट किया जाता है बैंक वगैरह में, तो क्योंकि वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं इसलिए उनको बेलमेंट नहीं बोला जाता है. फिर हम आ गए थे टाइप्स ऑफ बेलमेंट पर. बेलमेंट में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन रिवॉर्ड बेलमेंट दो तरह से होता है. एक इट कैन बी इधर ए ग्रेचुइटस बेलमेंट और इट कैन इधर बी ए नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट. और ग्रेचुइटस बेलमेंट में एक ही पार्टी का फायदा होता है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ वन पार्टी. लेकिन ये जो वन पार्टी है इट कैन ईदर बी द बेलर और इट कैन ईदर बी द बेली. तो किसी एक पार्टी का फायदा होगा, लेकिन वो एक पार्टी कौन सी होगी वो फिक्स नहीं है. वो बेलर भी हो सकता है, वो बेली भी हो सकता है. ऐसी हम नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट की बात करें तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होगा. तो इसमें एक साइड से रिवॉर्ड फ्लो कर रहा होगा, कोई ना कोई कंसिडरेशन फ्लो कर रही होगी, जो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी कुछ भी हो सकता है. और ये जो कंसिडरेशन फ्लो हो रही है ये जरूरी नहीं है बेलर की तरफ से हो, ये बेलर भी दे सकता है, ये बेली भी दे सकता है. दोनों एग्जांपल हमने कवर कर लिए थे कि जहां आप टेलर को सूट सिलने के लिए दे के आते हैं वहां जो मनी है, वहां जो कंसिडरेशन है वो बेलर की तरफ से जाती है. और अगर आप एक गाड़ी किराए पे ले आते हैं, उसको हायर करके ले आते हैं, देन इन दैट केस जो बेली है वो कंसिडरेशन दे रहा है. तो दोनों ही केसेस में है तो ये नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, लेकिन जो रिवॉर्ड फ्लो कर रहा है वो किसकी साइड से फ्लो कर रहा है, इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस. अच्छा, उसके बाद ये वो अटॉर्नमेंट वाला एग्जांपल आ गया. हमने जो बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नारा सिमहुलू किया था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें हमने डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट के बारे में कवर किया था. लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक शुरू किया था दैट वाज ड्यूटीज ऑफ बेलर. एक ड्यूटी मैंने इसके अंदर कवर करा दी थी आपको सेक्शन 150 की, दैट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स इन द गुड्स. कि जो बेलर है वो गुड्स को सामने वाले को देता है, इसलिए वो गुड्स को ज्यादा अच्छे से जानता होता है,
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स में किसी तरह के अगर फॉल्ट्स हैं, गुड्स में किसी तरह की शॉर्ट कमिंग्स हैं, किसी तरह के कोई खराबी है, तो वो आप सामने वाले अपने बेली को डिस्क्लोज करें। लेकिन ये जो आपकी ड्यूटी है या जो आपकी लाइबिलिटी है, ये वेरी करेगी इस बात पे कि जो बेलमेंट है वो ग्रेचुइटस बेलमेंट है या नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है। तो अगर आप ग्रेचुइटस बेलर हैं तो आपके पास एक तरह से एक एक्सक्यूज होता है, आपकी तरफ आपके पास एक तरह से एक डिफेंस होता है कि अगर आपको वो वाले फैक्ट्स जिसकी वजह से नुकसान हुआ है सामने बेली को, वो खुद को भी नोन नहीं थे, तो यू कैन आस्क इट एज ए डिफेंस कि दे वर नॉट नोन टू मी। इसलिए आपकी ड्यूटी हो जाती है टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स विच आर नोन टू यू ओनली, विच आर नॉट नोन टू यू। ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी हम आपके ऊपर इंपोज नहीं करेंगे इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट, लेकिन नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में इस तरह का कोई डिफेंस नहीं होता। वेदर यू नो अबाउट द फैक्ट्स, वेदर यू डू नॉट नो अबाउट द फैक्ट्स, द फैक्ट इज आपने गुड्स सामने वाले को दिए, उसके अंदर कुछ कमी थी और उनके उन कमियों के चलते, उन शॉर्ट कमिंग्स के चलते, उन प्रॉब्लम्स के चलते जो बेली है उसको कुछ डैमेजेस हुए, उसको किसी तरह की कोई इंजरी हुई, देन इन दैट केस एज बेलर, एज अ नॉन ग्रेचुइटस बेलर, यू आर लायबल फॉर ऑल दैट डैमेजेस जो उसको हुए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन फॉल्ट्स के बारे में आप जानते थे या इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप उनके बारे में नहीं जानते थे। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, एक बार आगे की ड्यूटीज कवर कर लेते हैं। कोई डाउट हो यहां तक तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे शुरू करता हूं। यहां तक कोई डाउट हो किसी का? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं एक बार हम। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आती है बेटा ड्यूटी, वो आती है ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस सेकेंड ड्यूटी हमारी। अगेन यहां पर भी ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस बेलर के हिसाब से डिवाइड की जाएगी, लेकिन फिलहाल उस पर आने से पहले मैं आपके लिए एक एग्जांपल जनरेट करता हूं जहां से ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का पॉइंट कहने की कोशिश क्या कर रहा है। लेट अस से देयर इज अ पर्सन ए, और ये पर्सन ए बेटा एक ट्रिप पे जाना चाहता है, एक हॉलीडे पे जाना चाहता है। इसने ट्रिप प्लान करी है, लेट अस से इट्स अ 5 day और 4 day ट्रिप। नाउ द कंसर्न इज, ए के पास इशू क्या है कि इसके घर में एक पेट डॉग है। ही हैज अ पेट डॉग, और 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए बेटा ये पेट डॉग को पीछे अकेला छोड़ के नहीं ले जा सकता। सर साथ ले जाएगा, ही डजंट वांट टू टेक द डॉग अलोंग। शायद जिस होटल में या जिस मोड ऑफ कन्वेंस से जा रहा है वहां से उनका ट्रेवल, उनका ट्रांसपोर्ट पेट्स वगैरह का अलाउ नहीं किया जाता। तो एज अ कंसर्न कि इस डॉग को, अपने पेट डॉग को 4 दिन के लिए अब कहां छोड़ के जाए। तो स्टार्टेड प्लानिंग आउट। इसको ध्यान में आया कि इसके एक कजन है बी, अक्सर इसके घर आते जाते रहते हैं, काफी डॉग के साथ मिक्सड अप रहते हैं, डॉग भी अच्छे से खेलता है इनके साथ। जनरली आपने देखा होगा जिन लोगों के पास पेट है, बेटा डॉग्स वगैरह जो हमारे घर में कजन फ्रेंड्स वगैरह आते हैं उनके साथ अच्छे से हिल मिल जाते हैं। एंड दिस फ्रेंड्स ऑल्सो दे ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग विद दिस पर्टिकुलर पेट। तो इसने क्या किया, इसने बी को कॉल किया और बी से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, क्या जो मेरा पेट डॉग है मैं इस पेट डॉग को आपके यहाँ छोड़ के जा सकता हूं। एंड बी वॉज मोर देन हैप्पी। उसने कहा बिल्कुल छोड़ के जाओ यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं भी 3-4 दिन उसके साथ स्पेंड करूंगा। बेटा वो आता था, आधा पौना घंटा खेल के चला जाता था मेरे घर में। ही वॉज वेरी हैप्पी कि अभी डॉग 4 दिन उसके यहाँ रहेगा। फाइन इनफ, ही वेंट अहेड एंड इसने ये डॉग इसके यहाँ छोड़ दिया। एंड देन ही वेंट ऑन ट्रिप। अब हुआ क्या बेटा, ये पर्सन ए ट्रिप पे चला गया है, और जैसे ही ये ट्रिप पे गया अराउंड 4-5 घंटे बाद ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम बी, और बी उसको क्या कहता है कि यार ये डॉग ना कुछ खा नहीं रहा। जेन्युइन प्रॉब्लम जो जनरली आएगी। मैंने उससे पूछा, मैंने बी से या ए ने पूछा बी से कि क्या खिला रहे हो डॉग को। बी वेंट अहेड एंड आंसर्ड कि यार वही जो नॉर्मल हमने खाना बनाया था, रोटी है, चावल है, दाल वगैरह है, वो सब खिला रहे हैं, वो नहीं खा रहा। मैंने कहा भाई ये रोटी दाल चावल नहीं खाएगा, खा लेता है कभी कभी लेकिन जनरली ड्रामे करता है, उसको नहीं खाता। उसने कहा क्या खिलाऊं। मैंने कहा ऐसा अगर कुछ नहीं खा रहा ना तो मार्केट से इनका फूड आता है पेडिग्री नाम का, ये पेडिग्री का एक बॉक्स ले आ, ये इसको भूख हो या ना हो ये खा लेता है। फाइन इनफ, ही वेंट अहेड, बेटा वो मार्केट से गया, पेडिग्री का एक बॉक्स लेके आया। एंड जब वो बॉक्स लेने गया पेडिग्री का, ही केम टू नो बेटा ये सस्ता नहीं आता पेडिग्री का बॉक्स, ये काफी महंगा बॉक्स आता है। लेट मी टेक हाइपोथेटिकल प्राइस की, मान लीजिए बेटा 600 रुपीज का एक बॉक्स था। इसने देखा क्वांटिटी तो काफी कम सी लग रही है, ये गया और इसके 3 बॉक्स मार्केट से, 4 बॉक्स मार्केट से ले आया। 2400 बेटा इसने इसके ऊपर खर्च कर दिया।
फाइन इनफ। उसके बाद मैंने उसको शाम को फोन किया, मैंने कहा खा लिया? उसने कहता हाँ वो पेडिग्री तूने बोली थी ले आया मैं, पेडिग्री उसको दिया, वो खा ली उसने, ठीक है। बट नेक्स्ट दिन आफ्टरनून में दोबारा मेरे पास कॉल आया उसका, ए को दोबारा कॉल आया। इसने अब ए ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा यार बी ने उसको बताया, कहता है यार डॉग ना बीमार हो गया है, सुबह से वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कल से क्या खिला रहे हो उसको? कहता वही कल से पेडिग्री खिला रहे हैं, सुबह भी पेडिग्री दी थी, 2 घंटे पहले भी दी है, बड़े बड़े शौक से खा गया। मैंने कहा भाई उसको सारा दिन पेडिग्री नहीं खिलानी होती, सारा दिन पेडिग्री खिलाओगे उसको तो पेडिग्री जैसे हमारे लिए बेटा स्नैक्स होते हैं कि हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, ठीक है खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको रोज नहीं खिलाना होगा, रोज खिलाओगे तो बीमार हो जाएंगे। वही बात हुई, सारा दिन वो पेडिग्री खिलाता रहा, उसको पता नहीं था, उसके पास पेट नहीं था, वो फटाफट खिलाता था, वो डॉग भी खा लेता था सामने से, बड़े खुशी से खिलाया जा रहा था। अब मैंने कहा, उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा इसको एक वेटनरी डॉक्टर के पास ले जा। ही टुक हिम टू अ वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर बेटा फिक्स था मेरा, मैंने कहा उसी के पास लेके जाइए, वो इसका इलाज वगैरह पहले भी करता है, तो उसको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है। ही वेंट हेड, वो वहां गया, वेटनरी डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा कि भाई ये थोड़ा उल्टा सीधा खा लिया इसने, फूड पॉइजनिंग टाइप हो गई है, तो मैं इसको ना 1-2 इंजेक्शन लगा देती हूँ, विद इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स ये डॉग ठीक हो जाएगा। फाइन इनफ, उसने इंजेक्शन लगाया एंड द प्राइस ऑफ 1 इंजेक्शन वॉज 2000 रुपीज। डॉक्टर ने 4000 रुपये चार्ज कर लिया। फाइन इनफ, आप देख रहे हैं बेटा डॉग रखा हुआ है और लगातार जो बेली है, जो बी है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली खर्चे करता चला जा रहा है। नेक्स्ट 2 दिन के बाद दोबारा फोन आया, मैंने कहा अब क्या हो गया, ठीक हो गया? कहते हाँ ठीक तो हो गया, खाना भी सही खा रहा है, तूने कहा था पेडिग्री रोज नहीं खिलानी होती है, मैं दिन में एक बार देता हूँ सुबह इसको थोड़ा सा, बाकी सारा दिन नॉर्मल खाना देता हूँ, उसमें ना डॉग को खिलाने के लिए ऊपर से थोड़ी सी पेडिग्री डाल देते हैं, तो पेडिग्री सूंघ के खाना शुरू कर देता है, बाकी सारा खाना भी खा लेता है। जिन लोगों का बेटा पेट है वो ऐसी हरकतें ही करते हैं, जैसे बच्चे को खाना खिलाना होता है ना, उसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ बुला फिसला के खिलाया जाता है, ऐसी डॉग्स के साथ करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, नॉर्मल खाना बनाता था, उसके अंदर थोड़ी सी ऊपर पेडिग्री डाल देता था, डॉग पेडिग्री चक्कर में वो भी खा जाता था सारा का सारा। फाइन एनफ, इट वाज नॉट गोइंग नाइस। फिर मैंने बी से पूछा अब क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों कॉल कर रहे हैं? कहता यार कल ना मैं इसको घुमाने ले गया था बाहर। मैंने कहा हाँ वो तो ले जाना ही पड़ता है दिन में 1-2 बार इसको घुमाने के लिए। कहता कल यार गलती से क्या हुआ, मेरे हाथ से ना ये छूट गया और ये पूरे पार्क में इधर से उधर भागता रहा, पौना घंटा लग गया मुझे इसको पकड़ने में, मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा था, और ये भी घर आया है तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होके आ गया। बेटा डॉग्स को बड़ा मजा आता है पार्क में मिट्टी में खेलने में। उन्होंने कहा आप क्या करूं, तो बहुत गंदा हो गया है। मैंने कहा इसको नहलाओ, अब इसको नहलाओ। उसने, मैंने कहता किससे नहलाऊं? मैंने कहा नॉर्मल पानी से, और इसका एक शैम्पू आता है, जाओ मार्केट से इसका शैम्पू भी खरीदा। पर्सन वेंट अहेड एंड बॉट द शैम्पू। ही वाज एस्टोनिश्ड टू नो कि जो मार्केट से शैम्पू लेके आया वो हमारे शैम्पू से डबल प्राइस का है। 1200 रुपीज का बेटा वो शैम्पू लेके आ गया मार्केट से, और उसने उसको जैसे कैसे दिल पे पत्थर रखे नहला भी दी। अब उसको समझ आया बेटा डॉग रखना बड़ा आसान काम नहीं है। बड़े खुश से खुशी खुशी आता था एक एक घर और खेल के चला जाता था आधा घंटा। एक हफ्ता जब डॉग को रखना पड़ा, उसने देखा कि डॉग को रखने के अच्छे खासे खर्चे हैं। एंड आफ्टर 1 वीक ये ए वापिस आता है और अब बी के सामने खड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो पहले मुझे ये सवाल बताएं कि ये जो हमारे पास खर्चे हुए हैं, कितने खर्चे हो गए टोटल? ये 36 एंड 7600। क्या ये खर्चे, आपके दिल से क्या आवाज आ रही है, क्या ये ए को मिलने चाहिए, क्या ये बी को मिलने चाहिए ए की तरफ से? आपके सामने मैंने जानबूझ के एग्जांपल जनरेट किया ताकि आपको पहले सिचुएशन समझ आए कि एक बेलर है, वो बेली के यहां गुड्स रख के गया और बेली ने उसके ऊपर खूब खर्चा कर दिया। आपके सामने मैंने 7600 के खर्चे खड़े कर दिए पूरे के पूरे। क्या ये खर्चे दिए जाने चाहिए? पहली बात है बेली, ये बेली किस तरह का बेली था? दिस वॉज ए ग्रेचुअस बेलमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको यहां तक बात क्लियर है, ये ग्रेचुअस बेलमेंट थी। ऑब्वियसली बी इसके लिए सामने से कुछ चार्ज नहीं करने वाला था, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ माइन। अब क्या इन खर्चों को बेटा किसी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? मैं इसको बांटने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं जी जो खर्चे होते हैं वो 2 तरह के खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या आप मुझे इसमें से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बांट के दिखा सकते हैं? इस 7600 रुपीज में से क्या आप मुझे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बांट के दिखा सकते हैं कि कितने ऑर्डिनरी हैं और कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? बेटा जवाब नहीं आ रहा मुझे किसी का। क्या मैं इन खर्चों को ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बांट सकता हूं? तुक्का मार के देखिए कितने ऑर्डिनरी और कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं।
एक बार दोबारा करता हूं, इसी एग्जांपल दोबारा से मुझे आंसर सही नहीं मिल रहे, तो मैं इस एग्जांपल का सेकंड वर्जन आपके सामने रखता हूं, फिर हम अच्छे से इसको वो कर पाएंगे। यही मिस्टर ए हैं, इनको ट्रिप पे जाना था। इस बार इन्होंने डॉग को अपने फ्रेंड बी के पास ना रख के बेटा एक कैनल में रखा। आई बिलीव यू नो व्हाट ए कैनल इज। कैनल इज ए प्लेस जहां पैसे दे के आप अपने पेट एनिमल्स को रख सकते हैं, वो उसका केयर वगैरह करते हैं। तो ही वेंट टू दैट पर्टिकुलर कैनल, वहां उनसे पूछा, उसने पूछा कि डॉग्स वगैरह को, मुझे अपने डॉग को 7 डेज के लिए रखना है आपके यहाँ, तो क्या चार्जेस रहेंगे उसके। उसने कहा सर हमारे पास चार्जेस रहेंगे 500 रुपीज पर डे के, तो आपको 7 डेज के लिए रखना है, तो टोटल 3500 हम चार्ज करेंगे। ठीक है जी। आई हैव टर्न दिस बेलमेंट फ्रॉम ग्रेचुटोस बेलमेंट टू अ नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट। और फिर वही कहानी हुई, बेटा डॉग ने यहां भी खाना नहीं खाया, इस कैनल वाले ने आपका जाके 2400 का पेडिग्री खरीदा, यहां भी डॉग बीमार हुआ, यही 4000 रुपए वेट को दिए, और यहां भी उसको नहलाना पड़ा, यही 1200 रुपए का शैंपू आया, इनका भी 7600 का खर्चा हुआ। अब सवाल यह है, अब मुझे देख के बताइए कि आपको क्या लगता है ऑर्डिनरी खर्चे कितने हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे कितने हैं। आप मान लीजिए ए हैं, आप इस कैनल वाले के पास 7 दिन के बाद जाते हैं और ये आपके हाथ में 7600 का बिल बना देता है, पकड़ा देता है, क्या आप 7600 रुपीज को पकड़ा देंगे? क्या आप 7600 इसके हाथ में पकड़ा आएंगे? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, इस कैनल वाले को अब आप कितने पैसे दे के आएंगे? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ये, ताकि मुझे बार बार ये चीज समझानी ना पड़े, बच्चा अक्सर इस पॉइंट पर अटक जाता है। अभी उस वाले केस को छोड़ दीजिए, इस केस में मुझे बताइए आप कैनल वाले को क्या प्राइस दे के आएंगे, उसको कितना पे करेंगे? एक बच्चा कह रहा है 3600 रुपए पे करेंगे। कलश, नो सर 3500 पे करेंगे प्लस डॉक्टर की फीस पे करेंगे। विशाल सर 3500 पे करेंगे। गौरव 8700 प्लस 600 फॉर पेडिग्री, में ये फिगर कहां से आ गई? महिमा 3500 देंगे। बेटा प्रैक्टिकली आप समझें, अब मैं इसको आपके साथ कन्वर्ट करता हूं, मैं फिलहाल अभी आप लोगों को बात क्लियर नहीं आ रही है। आप स्कूल में हैं, बेटा स्कूल में एक दिन सवेरे प्रेयर चल रही थी, प्रिंसिपल साहब आई, उन्होंने स्पीच देनी शुरू करी, 2-3 बच्चे लुढ़क गए। वो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर प्रेयर में ऐसा हुआ करता था, वो स्पीच वगैरह हो रही होती थी, बच्चे सवेरे खाक होकर कुछ आते नहीं थे, वहीं बेहोश होकर गिर जाते थे। फिर हमारे पीटी टीचर या स्पोर्ट्स टीचर आते थे, उनको पकड़ के फटाफट मेडिकल रूम में लेके जाते थे। मेडिकल रूम में बेटा लेके गए, वहां डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर 2000 रुपए चार्ज करके चला गया। क्या ये 2000 रुपए स्कूल आपसे लेगा? आप स्कूल में बीमार पड़ गए, तो उन्होंने आपका इलाज कराया, क्या स्कूल वाले आपसे 2000 रुपए लेंगे? नो सर नहीं लेंगे। बेटा कौन से रईसों के स्कूल में पढ़ते थे आप लोग? ये कौन से रईसों के स्कूल में पढ़ते थे जो डॉक्टरों के 200-2000 रुपए आपको अपनी जेब से भर देते थे और आपसे 2000 रुपए नहीं लेते थे? ये 2000 बेटा फीस का पार्ट नहीं होते। अगर आपको स्कूल में कुछ हो जाता है, स्कूल में किसी तरह का कोई हो जाता है, मान लीजिए उन्होंने आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा भी दी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फीस। ये 2000 रुपए पक्का आपसे चार्ज होने चाहिए, क्योंकि द फीस वॉज फॉर बाकी चीजें, उन्होंने आपको वहां पे इलाज कराने के लिए फीस नहीं ली थी। और यही कहानी यहां पर है, 3500 जो उसने चार्ज किया था, उस 3500 में आपको ऑर्डिनरी खर्चे कवर होंगे। ये 2400 रुपए खिलाने का कवर हो जाएगा, ये 1200 रुपए का शैंपू आया तो ये कवर हो जाएगा। मुझे नहीं पता उसने 3600 रुपए के काम के लिए 3500 क्यों लिए, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं दे के आऊंगा उसको कभी भी। मैं उसे क्या कहूंगा, मैंने कहा किस बात के 7600 दे दूं? उसने कहा सर मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको नहलाया, मैंने इसको दवाई लेके दी, ये बीमार भी हो गया था, तो मैं आप मुझे 7600 रुपए दे दीजिए। मैंने कहा जब ये 3500 मांगे थे, क्या ये नहीं पता था ये खाएगा? उसने कहा हाँ पता था। मैंने कहा क्या ये नहीं पता था हफ्ते में ये नहाएगा? उसने कहा हाँ ये नहाएगा, मुझे पता था। मैंने कहा क्या ये नहीं पता था ये बीमार हो जाएगा? कहता नहीं सर ये नहीं पता था ये बीमार हो जाएगा।
क्योंकि हमारे यहाँ हजारों डॉग्स आते हैं, कोई इक्का दुक्का बीमार पड़ता है एक हफ्ते के अंदर, बाकी नहीं बीमार पड़ते। और आप समझेंगे यहां से आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाना चाहिए कि जो ये वाले खर्चे हैं 2400 और 1200, दिस आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस बेलमेंट, दिस आर वेरी मच एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू दिस बेलमेंट। ये वो बेलमेंट के खर्चे हैं जो कि ऑर्डिनरी खर्चे हैं, जो अगर आप बेली हैं तो आपको पता होते हैं कि ये वाले खर्चे तो होंगे अगर मैं गुड्स को अपने पास रख रहा हूं, लेकिन ये वाले खर्चे हो भी सकते हैं और ये वाले खर्चे नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि इस केस में अगर मैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मेरे पास खाने का और नहलाने का जो 3600 है ये ऑर्डिनरी खर्चा है, और 4000 खर्चा ऐसा है जो चलो मैं मानता हूं कि शायद आप गेस नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट प्रेडिक्ट, ये हो भी सकता था ये नहीं भी हो सकता था। तो हमने इसको डिस्टिंग्विश करना है कि जो 3600 है ये ऑर्डिनरी एक्सपेंस है और जो 4000 है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। और अब आपका लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि भैया देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे तो हमेशा देने होते हैं बेलर ने, भले ही ग्रेचुइटस बेलमेंट रही हो, भले ही नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट रही हो। यानी कि इस केस में भी ये वाले 4000 रुपए और इस केस में भी ये वाले 4000 रुपए आपको देने पड़ेंगे बेली को, क्योंकि इस केस में सर उसने 3500 चार्ज किए थे। बेटा 3500 के अंदर उसने खाने के और नहलाने के जो नॉर्मल खर्चे हैं वो कवर किए होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कवर किए होंगे। तो आप उसको 3500 ये तो देंगे ही देंगे, प्लस साथ में 4000 रुपए देंगे। एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने दिया था ये आंसर, कि सर हम 3500 देंगे प्लस जो डॉक्टर की फीस है वो एक्सपेंस वो देंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर कि ये आप जो 3500 डिसाइडेड है वो देंगे ही देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने इस 3500 में 3600 के खर्चे कर दिए ऑर्डिनरी, या वो सस्ती पेडिग्री ले आया मार्केट से, सस्ते शैम्पू ले आया और उसने इसके अंदर सिर्फ 1600 रुपए में ही काम चला लिया। आप प्रैक्टिकली समझेंगे बेटा, वो अगर 3500 चार्ज कर रहा है ना तो इससे कम खर्चा आता होगा, तभी वो 3500 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है। लेकिन ये खर्चा उसको नहीं मालूम था, ये खर्चा आपको उसको देना पड़ेगा। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहां तो हो गया जी सेटलमेंट, और आपको कहीं ना कहीं तरस भी नहीं आ रहा कैनल वाले के ऊपर कि 3500 रुपए उसने चार्ज किया, उसकी बेवकूफी है अगर 3500 रुपए उसने चार्ज किए हैं, उससे ज्यादा का खिला पिला दिया तो उसको पहले दिन 500 की जगह ज्यादा चार्ज करना चाहिए था। प्लस हाँ 4000 हम देने को तैयार हैं, क्योंकि उसका ये जो मेडिकल का खर्चा हुआ है ये शायद उस 3500 में इंक्लूडेड नहीं था। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां तो मैंने 7500 देके पल्ला छुड़ा लिया। यहां पर सर 4000 वेट वाले सर आपने बता ही दिया कि लॉ कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा देने होते हैं। क्या यहां दिल से आवाज आ रही है कि ऑर्डिनरी भी दे देने चाहिए? क्या इस केस में जहां अपने दोस्त को दे के आए थे, क्या 4000 रुपए इसको दे आना और बाकी 3600 ना दे के आना, क्या ये जस्टिफाइड लग रहा है आपको? क्या ये आपको जस्टिफाइड लगता है कि सर इसको सिर्फ 4000 दे देते हैं काम खत्म? क्योंकि लॉ क्या बोलता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे देने चाहिए, ऑर्डिनरी खर्चे देने की जरूरत नहीं है। यहां तो हमें समझ आया कि क्योंकि ऑर्डिनरी की जगह रेम्यूनरेशन ले रहा था, हमने 3500 रुपए की वो दिए और 4000 आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ में पकड़ा दिए। यहां पर ऐसी फीलिंग आती है कि सिर्फ 4000 दे आए अपने दोस्त को और क्या कहें, भाई तेरी जिम्मेवारी थी, तूने खिलाना पिलाना था उसका, उसके पैसे थोड़ा ना दूंगा मैं। नहीं सर, यहां तो दोनों देने चाहिए। जब 4000 दे रहे हैं तो फिर साथ में ऑर्डिनरी भी देने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द लॉ सेज। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जी देखिए, अगर ग्रेच्युटोस बेलमेंट है तो यहां पर आपको सारे खर्चे देने हैं, भले ही वो ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और अगर नॉन ग्रेच्युटोस बेलमेंट है तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस देने हैं। बेटा मैं रेम्यूनरेशन इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। नॉन ग्रेच्युटोस है ऑब्वियसली उसके अंदर रिवॉर्ड इंक्लूडेड होगा, हम सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं कि नॉन ग्रेच्युटोस में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने हैं, ग्रेच्युटोस में आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों देने हैं। ये हमारा सिंप्लीफाइड तरीका है इसको याद रखने का। लॉ कैसे लिखता है? लॉ कहता है जी देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमेशा देने होते हैं। इन केस ऑफ बेलमेंट, बेलर ऑलवेज इज एन अंडर ऑब्लिगेशन टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू द बेली, और however ordinary expenses can be paid only in case of gratuitous bailment. Ordinary expenses will be paid only in case of gratuitous bailment. This is the language जो law use करता है कि extraordinary expenses हमेशा देने होते हैं, extraordinary expenses have to be given in all the cases,
वेयर एज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैव टू बी गिवन ओनली इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। क्या ये समरी, क्या इसका हम अगर इस तरह से कन्वर्ट करें तो क्या सही यही बात बनती है कि आपको ग्रेचुइटस में फिर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों देने होते हैं और नॉन ग्रेचुइटस में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस, जहां पे मैंने आपको समरी आपके सामने बता दी कि जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है इस केस में एज बेलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों दें, यानी कि इस केस में आप 2400, 1200, 4000 इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डिनरी हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, पूरे 7600 रुपीज आप बेली को दे के आएंगे। और इस केस के अंदर आप 4000 रुपीज के एक्सपेंसेस दे के आएंगे। बाकी जो रेम्युनरेशन बनती है हमारे एग्जांपल में 35 होती है, वो 5000 भी हो सकती है, वो 2000 भी हो सकती है, वो 8000 भी हो सकती है, वो रेम्युनरेशन अलग बात है। आप 4000 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उसको दे के आएंगे। क्या क्लियर होता है ये बात यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाए। Should we move to the third point? चलिए आगे चलते हैं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई the bailey for defective title। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल। आइए इस पॉइंट को कवर करते हैं। इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल, अब इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल जनरेट कर लेते हैं। बट एक पर्सन ए है, वही बात, एक मिस्टर बी उनके फ्रेंड उनके घर आते हैं और इनको कहते हैं यार मुझे ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए, बड़ा दोपहर का टाइम था, उसने कहा यार मुझे ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए, थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, कहीं जाना है, मेरी गाड़ी ना मेरी वाइफ ले गई है या मेरा लड़का ले गया है मेरी गाड़ी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दे। बट अब ये अपने बेडरूम में बैठे हुए थे तो ये बेडरूम में ही आ गया, अच्छा फ्रेंड था, उसने कहा यार बाहर ना डाइनिंग टेबल पे पड़ी है मेरी गाड़ी की चाबी, उठा ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अक्सर फ्रेंड वगैरह हमारे घर में उठा लेते हैं चाबी, उन्होंने कहा मेरी डाइनिंग टेबल पे पड़ी है, जा उठा ले। बट उन्होंने डाइनिंग टेबल से उठाई चाबी और वो चाबी उठा के बाहर चला गया। द फ्रेंड वॉज ड्राइविंग, रस्ते में बेटा भी घर से बाहर ही निकले थे, हार्डली 1 किलोमीटर तक दूर गए थे, एक पर्सन सी अचानक छलांग मार कर इनकी गाड़ी के आगे आ गया। बी को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा मरना है क्या, मेरी गाड़ी के आगे ही आना है। उसने कहा मेरी बात सुनो, ये गाड़ी किसकी है? उसने कहा तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन सा थानेदार बने हुए हो? वो कहता थानेदार नहीं बना हुआ, ये मेरी गाड़ी है, कहां चला के घूम रहे हो इसको? बी वॉज अस्टोनिश्ड, उसने कहा ये क्या मजाक है, मेरी गाड़ी? उसने कहा ये मेरे फ्रेंड ए की गाड़ी है। उसने कहा कौन सा फ्रेंड ए? गाड़ी का आगे डैशबोर्ड खोलो, उसके अंदर से कागज निकालो, मेरा नाम लिखा मिलेगा उसके ऊपर। बी ने पहले तो कहा, का क्या मजाक कर रहा है, जाने दे यार, क्यों बिना मतलब का टाइम खराब कर रहा है, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जाने दे। बट जब देखा कि सी तो लड़ने झगड़ने के ऊपर आ गया, उसने कहा मैं पुलिस बुला रहा हूं, मैं जाने नहीं दूंगा यहां से 1 मिनट के अंदर, ये मेरी गाड़ी है, तो चोरी करके आया, तो मैंने पकड़ लिया तेरे को सड़क के ऊपर, तो गाड़ी चुरा के ले जा रहा था। बट बी ने कहा रुक जा। बट उसने फिर डैशबोर्ड खोला और डैशबोर्ड में से एक्चुअल में कागज निकाले, तो उस कागज के ऊपर सी का नाम था। अब भी फंस गया, उसने कहा यार ये क्या पंगा मोल ले लिया मैंने, ये तो एक्चुअल में सी की गाड़ी है। ही ट्राइड कॉन्टेक्टिंग ए, और हमारे देश में फोन तो मिलते नहीं है, उसने कहा जी फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया। उसने कहा लो हो गया काम। भी कह रहा है यार मैं चलता हूं, तुझे दिखाता हूं एक एक घर में मैंने ए से लिया। कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, यही फैसला होगा, ये चोरी की गाड़ी है बेटा, पुलिस बुला ली, वहां पुलिस खड़ी हुई है, फैसले हो रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, बी को तो समझ आ रहा है मैं फंसने वाला हूं, ये सच में चोरी लग रही है पूरी तरह की, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मेरे गाड़ी में कागज इसके हैं, बंदा सामने खड़ा है, वो कह रहा है मैंने दी नहीं, मैं खुद मानता हूं उसने नहीं दी, और ये तो चोरी की गाड़ी बन गई। बेटा फिर बी ने जैसे कैसे सेटल किया बेटा, पुलिस ने पुलिस वाले को तो साइड किया, उसने कहा भाई साहब आप जाओ, हम लोग सेटल कर लेंगे आपस में। उसने सी को बुलाया, सी को कहा, उसने यार देख मैं लाया तो अपने फ्रेंड ए से हूँ गाड़ी, लेकिन ये है चोरी की गाड़ी नहीं है, मेरे फ्रेंड ए ने दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कहानी हो क्या गई, तेरे कागज इसके गाड़ी में से कैसे निकला, और मैं मानता हूँ गाड़ी तेरी है क्योंकि कागज थे ऑब्वियसली, आरसी नंबर के ऊपर तेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा फ्रेंड का फोन भी नहीं मिल रहा, ये कहानी है बेटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आपस में मिल बैठ के, हम हाइपोथेटिकल बोलते हैं, सी ने कहा मैं डैमेजेस लूंगा, नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूं। बेटा आप सेट तो करना पड़ेगा सी को, आपको भारत में ऐसे ही काम होते हैं, क्या करें? उसने कहा नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूं, मैं तुझे अंदर डलवाऊंगा। उसने कहा यार देख मिल बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। बेटा बी जैसे कैसे इसने इसको 5000 रुपए दिए, गाड़ी की चाबी भी वहीं सी को पकड़ाई, वहां से एक 10 रुपए का रिक्शा लिया और वापस घर आ गया। उसने कहा यार ये अच्छी मुसीबत गले पड़ गई आज।
बेटा सी ने कहा अच्छा लो काम बन गया कि 5,000 रुपये भी मिल गए, गाड़ी भी वापस मिल गई। उसको तो ऐसा लग रहा था गाड़ी चोरी हो रही है बेटा। और अब ये सीधा क्या करेगा अभी, ये सीधा घर आते ही, उसने अपने घर गया ही नहीं, सीधा ए के घर टपका। उसने कहा यार क्या मजाक है, नहीं मजाक क्या बना रखा है, तुमने मुझे गाड़ी दे दी, तुम्हारी खुद की गाड़ी चोरी की है, तुम बी के कागज लिए घूम रहे हो, सी के कागज लिए घूम रहे हो, रास्ते में मुझे वो सी मिला है, उसने आके मेरे से पैसे ले लिए हैं, चल क्या रहा है यार तुम्हारे को, किस तरह का काम है। उसने कहा यार मेरी बात सुन, आराम से बैठ, कौन सा सी। उसने बताया कैसे ऐसे एक मिस्टर एक्स ने मिस्टर सी नाम के पर्सन रास्ते में मिले, वो उसने गाड़ी मेरे से ली। उसने कहा अच्छा अच्छा, वो पर्सन होंगे छोटी सी हाइट के होंगे, थोड़े हेल्दी से होंगे, चश्मा लगाते होंगे। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उसने कहा तुम कैसे जानते हो, कहता वो यार वो तो मेरा पार्टनर है। मैंने कहा तुम्हारा पार्टनर है, तो उसकी गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है। कहता यार मैं रात को लाया था, वो बाहर तो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उसकी चाबी उठा के ले गया था क्या, डाइनिंग टेबल पर तो 2 चाबियां पड़ी हुई थी, तो वो वाली चाबी उठा के ले गया क्या। बेटा अब आपको कहानी समझ आनी शुरू हो रही होगी। शायद ए के पार्टनर की गाड़ी उसके घर में खड़ी हुई थी, रात को ले आया होगा किसी कारण से वो, या वो चाबी दे गया होगा उसको किसी कारण से, और वो गाड़ी भी उसके वहां खड़ी हुई थी, और ए ने उठा के वो गाड़ी बेलमेंट में दे दी। पहली बात तो ए के पास को देने का कोई राइट नहीं था, ए का जो टाइटल था इस गाड़ी के ऊपर वो डिफेक्टिव था, और उसने बिकॉज ही हैड नो पावर टू डू बेलमेंट, उसने वो गाड़ी बेलमेंट में किसको दे दी, फ्रेंड बी को दे दी। और इस वजह से बी को बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ ए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइटल ऑफ ए, कंपनसेशन देना पड़ गया, डैमेजेस देने पड़ गए टू अ थर्ड पार्टी, टू द ट्रू ओनर। ये ट्रू ओनर भी हो सकता है बेटा, ये पुलिस अथॉरिटीज भी हो सकती हैं। हो सकता है ये पुलिस केस बन गया होता और उस केस में आपको डैमेजेस देने पड़ गए होते, तो आपने आउट ऑफ सेटलमेंट कर ली तो भी आप डैमेजेस दे के आए। लॉ क्या कहता है कि ये जो बेलर है ये इंडेमनीफाई करेगा बेली को, हमारे केस में बी को, इंडेमनीफाई मींस रीइंबर्स करेगा, कंपनसेट करेगा बेली को फॉर द डैमेजेस कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल किसका, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। जो बेलर का डिफेक्टिव टाइटल था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइटल, जिसकी वजह से बेली को नुकसान हुआ, ये कंपनसेशन कौन पे करेगा, ये आपको बेलर पे करके देगा। दिस इज द पॉइंट जो सेक्शन आपका पॉइंट 3 कवर करता है कि अगर बेलर के पास गुड्स को देने की पावर नहीं थी, उसके पास टाइटल नहीं था, फिर भी उसने बेली को ये गुड्स दिए, और बेली को इसकी वजह से, लैक ऑफ टाइटल की वजह से, डिफेक्टिव टाइटल की वजह से कोई डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, then the bailey can go ahead and recover those damages from bailor। या दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, बेलर की ड्यूटी होता है टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर लॉसेज और डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। थर्ड पॉइंट हमारा यहां कवर होता है, indemnify the bailey, duty to indemnify the bailey for defective title of bailor। Fourth point, next point, duty to indemnify bailey for premature termination। Duty to indemnify the bailey for premature termination। Duty to indemnify the bailey for premature termination। सर थर्ड पॉइंट तो ग्रेच्युटोस है बेटा, थर्ड पॉइंट मैंने ग्रेच्युटोस और नॉन ग्रेच्युटोस का डिफरेंशिएट ही नहीं किया। क्या ये दोनों ही केसेस में सेम चलता होगा, यस। आपने अपने फ्रेंड से गाड़ी ली थी या आपने गाड़ी कहीं से किराए पे ली थी, सोचो वो आपको चोरी की गाड़ी पकड़ा देते, क्या उसको जाके गले ना पड़ते, आप उनके पड़ते, आपने फ्रेंड को नहीं छोड़ा इस केस में अपने। तो आप समझेंगे थर्ड पॉइंट में कोई ग्रेच्युटोस और नॉन ग्रेच्युटोस का डिफरेंशिएट नहीं है, वो सिर्फ पहले पॉइंट में था, दूसरे पॉइंट में था। थर्ड पॉइंट में ग्रेच्युटोस हो या नॉन ग्रेच्युटोस हो, लॉ एक ही है कि अगर लैक ऑफ टाइटल की वजह से कोई डैमेजेस देने पड़ जाते हैं, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडेमनीफाई द बेली। फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अब ये क्या कहानी है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। आइए इसका एग्जांपल बनाते हैं, वही वाला एग्जांपल पूरा कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक पर्सन ए है, इनके एक फ्रेंड है बी, ये इनके पास आते हैं और एक कार बोरो करके ले जाते हैं। उसने कहा कहाँ ले जा रहे हो, उसने कहा यार मैंने इस गाड़ी को शिमला ले जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। वही वाली कहानी कि मुझे 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी, तो मेरे पास 7 सीटर नहीं है, मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। उसने कहा चले जाओ, वैसे बड़ा लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप वाला। उसने कहा ले जा यार, संडे रात तक आ जाइए, मुझे मंडे को ऑफिस लेके जानी होती है गाड़ी। मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। उसने बड़ा गाड़ी ले गया वो। अब थोड़ी देर के बाद बेटा ये भी निकला ही था, 4 एक घंटे हुए होंगे या 2 एक घंटे हुए होंगे, लंबा रास्ता था 6-7 घंटे का।
लगभग थोड़ा रास्ता कवर कर लिया होगा उसने, लगभग 100-200 किलोमीटर कवर कर लिए होंगे। एक कॉल आया बी के पास। मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया? उसने कहा यार बहुत बड़ी ना इमरजेंसी हो गई है घर पे। ए ने कहा यार मेरे फादर को ना अचानक हार्ट अटैक आ गया। बी बटा उसने कहा यार ये क्या हो गया? उसने कहा यार बस यार बड़ी जबरदस्त, बड़ा टेंशन में था ये। उसने क्या कहा यार उनको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, तू ना एक काम कर यार ये गाड़ी ना वापस ले आ मुझे ना, क्योंकि अब चाहिए होगी घर पे गाड़ी, तो हर दूसरे दिन आना जाना होगा हॉस्पिटल में, अभी तो मैं कैब करके उनको फटाफट हॉस्पिटल ले आया हूं। अब सवाल ये उठता है बेटा क्या बी वापस जाएगा ये ए के फोन आने पे? क्या बी वापस जाएगा ए के फोन आने पे? उसने क्या कहा यार मेरे घर में इमरजेंसी आ गई है प्लीज वापस आ जा। आप बी की जगह होते क्या वापस जाते? यस सर बिल्कुल वापस जाएगा, क्यों नहीं वापस जाएगा? इस एग्जांपल को बेटा थोड़ा सा बदल देता हूं। इस बी ने ये गाड़ी किराए पे ली थी, कार हायर पे ली थी, क्या अब ये वापस जाएगा? ये इसने अपने फ्रेंड से नहीं ली थी, ये इसने एक कंपनी से या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से किराए पे ली थी। क्या किराए की गाड़ी को वापस घुमा के लेके जाओगे? नहीं लेके जाएंगे सर। आपके मुंह से खुद जवाब निकल रहे हैं सर इस केस में लेके जाऊंगा, इस केस में लेके नहीं जाऊंगा वापस। क्यों? पहले केस में क्यों ले जा रहे हो, दूसरे केस में वापस क्यों नहीं ले जा रहे हो गाड़ी को? सर जो पहला केस है ना वो ना बोरो किया हुआ है, उसमें मैं पैसे नहीं दे रहा, वो ग्रेचुइटस है। और जो दूसरा केस है ना वो नॉन ग्रेचुइटस है, इसमें नहीं जाऊंगा वापस। कुछ हो जाए मैं कहूंगा भैया मैं क्या करूं, फिर हो गया तो तुमने किराया मांगा है, मैं अपने 3-4 दिन बाद आऊंगा किराया पूरा दूंगा। इससे एक चीज समझ आती है बेटा, जो ये बेलमेंट बीच में खत्म करने की कहानी हो रही है ना, कि आपने उसको 3 दिन के लिए दिया था और 2 घंटे बाद वापस मांग रहे हो, ये इसको हम कहते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन, यानी कि टाइम से पहले टर्मिनेट कर देना, टाइम से पहले खत्म कर देना बेलमेंट। ये सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, ग्रेचुइटस में। नॉन ग्रेचुइटस में कभी भी प्री मेच्योर टर्मिनेशन होती ही नहीं है। आपके मुंह से खुद ये जवाब आया है कि सर जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन होती है ना वो उसका पॉइंट ही हमेशा कहां उठता है, ग्रेचुइटस के अंदर। नॉन ग्रेचुइटस में कोई प्री मेच्योर नहीं होता, क्योंकि बेली मानेगा ही नहीं प्री मेच्योर के लिए, वो कहेगा मैं नहीं दे रहा गुड्स वापस, मैंने पैसे दिए हुए हैं इसके। इस केस में वो देगा, क्योंकि आप समझ, कहानी मैंने ऐसे बना दी जानबूझ के आपके आगे कि आपके मन से आवाज आई यार मेरी शिमला की ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया, उसकी गाड़ी रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गाड़ी वापस घुमा के जाओगे उसको दोगे। बेटा बी फटाफट गाड़ी वापस घुमा के गया और ए के हाथ में थमा दी। उसने कहा यार कोई जरूरत हो तो जरूर बताइयो, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, कुछ चाहिए हो, कुछ रिलेटिव्स आए घर पे, किसी को रुकवाना हो, कोई पैसे की जरूरत हो, 1 मिनट में फोन करियो, 1 मिनट में आऊंगा। भाई ने कहा नहीं यार कोई जरूरत नहीं, तूने बस गाड़ी वापस कर दी, कोई जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। बेटा आधा पौना घंटा बैठा ए के साथ, जो हम शिष्टाचार के नाते नॉर्मल एथिक्स की वजह से बैठते हैं, उसके बाद अपने घर चला गया। बेटा ए के फादर का इलाज चलता रहा, 2-3 दिन के बाद, या मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद, एज फादर गॉट वेल, वो अपने घर वापस आ गए। और अब बी ए के घर गया, अक्सर लोग मिलने जाते हैं बाद में, उसने जाकर उनके फादर से मिला, उन्हें अंकल से पूछा कि अंकल क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है। उसके बाद ए बड़ा खुश था, ठीक, उसमें तो बड़ा टेंशन में था जब पहले मिले थे, अब ठीक ठाक बैठा हुआ था। तो बेटा इसने बी ने कहा कि कुछ ठीक ठाक बैठा ही है, इधर उधर हंसी हंसी मजाक कर रहे थे, तो बातों बातों में बेटा बी ने एक बात छेड़ दी। उसने कहा यार तूने लास्ट वीक जो मुझे गाड़ी दी थी ना, उसने कहा हाँ यार तेरी, सॉरी यार तेरी ट्रिप खराब होगी मेरी वजह से, तू बीच रास्ते से वापस आ गया। उसने कहा हाँ यार ट्रिप तो खराब हो गई एक्चुअली, चल कोई बात नहीं, इमरजेंसी थी तेरे घर, मेरी ट्रिप जरूरी थोड़ी ना है, बट यार कुछ ना नुकसान हो गए उसकी वजह से मुझे। उसने कहा नुकसान हो गया? उसने कहा हाँ। कहता यार तूने लास्ट मिनट पे मुझे वापस बुला लिया, होटल नॉन रिफंडेबल था, मैंने वहां पर 3 दिन के लिए होटल बुक कराया हुआ था, एक रात का खर्चा 5,000 रुपए था, तो 15,000 का तो ये नुकसान हो गया। उसके अलावा मैंने वहां पर एक ट्रैकिंग पर जाने के लिए ऊपर, या एक्टिविटीज के लिए एक पर्सन को बुक किया हुआ था, 3,000 उसको दे रखे थे, 3,000 उसने वापस नहीं किए। एक टूरिस्ट गाइड बुक किया हुआ था, उस टूरिस्ट गाइड को मैंने वो रखा हुआ था, उस टूरिस्ट गाइड ने पैसे वापस नहीं किया, उस टूरिस्ट गाइड ने 2,000 रुपये चार्ज कर लिए। मेरा ना 20,000 रुपये का नेट नुकसान हो गया, सिर्फ इस वजह से कि तूने मुझे रास्ते में से वापिस बुला लिया। इन्हें कहा यार सॉरी यार मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे घर में भी तो मजबूरी थी, मुझे वापस बुलाना पड़ गया, मैंने कोई शौक से थोड़े ना बुलाया। उसने कहा मैं समझता हूं कि तेरे घर में मजबूरी थी, लेकिन मुझे इस 20,000 के नुकसान के लिए इंडेमनीफाई करो। बेटा अब वो उन सहानुभूति वाले दौर से बाहर आ गया है, अब वो पैसे मांगने शुरू कर रहा है। उसने कहा हो गया तेरे फादर ठीक, खुश खास खुश बैठा है, मैंने जान के आगे उस दिन ही बोली ये बात हॉस्पिटल में, उस दिन टाइम नहीं था, आज बैठ रहा हूं तेरे सामने, ये तूने मुझे बीच में से प्री मेच्योर टर्मिनेशन करके गाड़ी वापस बुला ली है ना, उससे ये नुकसान हुआ बेटा, और ये जेन्युइन नुकसान लग रहे हैं।
अगर आपको कोई ट्रिप में से बीच में से ऐसे बुलाएगा ना वापस, तो एक्चुअल में ये नुकसान होंगे। हो सकता है होटल के कमरे और भी महंगे हो आजकल। अगर आप शिमला वगैरह में जाना शुरू करेंगे तो 5,000 रुपए में अगर आप अच्छे 5 स्टार होटल में रुकते हैं तो 12-12, 15-15 हजार का एक रात का कमरा भी मिल जाता है। तो आप समझेंगे 3 रात के लिए कमरे बुक करा रखे होंगे, बंदे ने एक्चुअल में नुकसान भुगता होगा उसका। सवाल ये उठता है, क्या यह नुकसान ए को इंडेमनीफाई करना चाहिए? शुड ए इंडेमनीफाई बी फॉर दिस लॉस? क्या इसके लिए लॉस के लिए इंडेमनीफाई करना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से ये नुकसान हुआ? क्या बी सही कह रहा है कि उसको इंडेमनिटी मिलनी चाहिए इसकी, उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए फ्रॉम द बेलर? यस बेटा, दिस इज द पॉइंट जो आपको ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है। सर थोड़ा सा ना मन को संतुष्टि नहीं मिल रही, बट बेटा लॉ आपकी मन की संतुष्टि पे नहीं चलता। उसने एक तरह से समझे ग्रेचुइटस बेलमेंट के ऊपर भी इतनी, बेलर के ऊपर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाली है कि भैया गुड्स जब बेल करते हो ना, पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हो, पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हो, ठीक है तुम पैसे नहीं लेते हो, ठीक है तुम फ्री में देते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खड़े पांव जब मर्जी उनको वापस मंगवा लो। सामने वाले को नुकसान होता है उन चीजों से। आप ये नहीं कह सकते कि ला मेरी गाड़ी वापस कर दे, ला मैंने जो तुझे सामान दिया था वापस दे दे। हो सकता है सामने वाले के उस गाड़ी की वजह से, उस बेलमेंट की वजह से कुछ आगे एक्सपेंसेस जुड़े हों। तुम खड़े पांव वापस मंगवा लोगे अगर गुड्स को, द पर्सन विल बियर लॉसेस। मैंने आपके सामने जानबूझ के एग्जांपल ऐसा जनरेट किया कि लॉसेस होते हैं प्री मेच्योर से कई बार सामने वाले को। लॉसेस ये जो बेलर है ये इसको इंडेमनीफाई करेगा। He is under a duty to indemnify the bailey for the losses for the damages caused due to premature termination. Premature termination से होने वाले खर्चे को आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या ये फोर्थ पॉइंट सिर्फ ग्रेचुइटस बेलमेंट पर लगता होगा, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट पर लगता होगा ये पॉइंट? सर नॉन ग्रेचुइटस पे कैसे लगेगा? जब नॉन ग्रेचुइटस में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन होती ही नहीं तो फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई आई कहां से? वहां तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगा। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है ये ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेचुइटस में लगेगा, क्योंकि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ही कहां होती है? सिर्फ ग्रेचुइटस में होती है। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में किसी तरह की प्रीमेच्योर टर्मिनेशन नहीं होती है। तो वी आर डन विद द फोर्थ पॉइंट एज वेल। 4 ड्यूटीज हमने पूरी कर ली। पहली ड्यूटी थी हमारे पास ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स, सेकंड थी हमारे पास ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस, थर्ड हमारे पास थी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल, फोर्थ हमारे पास आ गई ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है ड्यूटीज ऑफ बेलर का, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। सर अब ये क्या पॉइंट आ गया? बेटा लास्ट ड्यूटी जो आपने बेलर पे डाली, हमने कहा बेलर साहब जब आप गुड्स किसी को देते हैं, भले ग्रेचुइटस में देते हैं, नॉन ग्रेचुइटस में देते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते होंगे, ऑब्वियसली बेलमेंट की डेफिनेशन ही यही है, या टाइम पीरियड के लिए देते होंगे कि 7 दिन के लिए रख लो, 6 दिन के लिए रख लो, जब वो समय पूरा हो जाए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो गुड्स वापस रिसीव करें। सर मैं क्यों नहीं रिसीव करूंगा? एग्जांपल बनाता हूं, आपको एग्जांपल से पॉइंट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां मिस्टर ए थे, ये एक ट्रिप पे गए थे और अपने डॉग को कैनल में छोड़ गए थे। 500 रुपीज चार्ज था, 7 डेज के लिए छोड़ के गए थे, 3500 रुपीज खर्चा बन रहा था। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का एग्जांपल था। अब बेटा वो सारी कहानी मैंने छोड़ दी, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली, वो कुछ हुआ ही नहीं, कोई डॉग बीमार नहीं पड़ा, ये आपको पता है 3500 रुपए देने हैं, हफ्ते बाद डॉग को वापस लेके आ जाना है। अब बेटा संडे रात को मैं वापस आया, मुझे मेरा प्लान था कि मैं संडे दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अक्सर आप लोगों को देखा होगा ट्रिप में हम अक्सर लेट ही हो जाते हैं आते आते रात को। तो रात को आया बेटा 11 बज गए आते आते। अब कैनल वालों का फोन आ रहा है मेरे पास शाम को 6 बजे 7 बजे। मैंने कहा यार मैं घंटे में आ रहा हूं लेने, बस। उसने कहा सर हमारा कैनल 10 बजे बंद हो जाता है, आप कहां 11 बजे आप मुझे फोन। मैंने आगे 11 बजे इनको फोन खड़काया, उन्होंने कहा सर कैनल अब हो गया बंद। अब मैंने को क्या कहा, मैंने कहा सर वैसी बात है सर, अब तो मैं लेट हो गया हूं। उन्होंने कहा कल सुबह सुबह ले लेना 6 बजे। आप उसने कहा नहीं नहीं, मुझे सुबह सुबह तो ऑफिस जाना होता है, मैं ऐसा करता हूं कल शाम को ऑफिस से होता हुआ 6 बजे आता हूं, मैं आपको कल शाम को 6 बजे लेता हूं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। 6 बजे मैं पहुंच गया वहां पे कैनन उनको लेने के लिए। उनका कोई बात नहीं, जहां एक दिन और रख लेना उनको कोई इशू नहीं होगा। जब आप वहां पे पहुंचे, उन्होंने बेटा उसने कहा जी मेरा डॉग, उसने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा। ए ने हाथ से निकाले 3500 रुपए और उसने कैनल वाले को पकड़ाए। आपको लगता है कैनल वाला 3500 पकड़ के मान जाएगा?
ये कैनल वाला 3500 रुपीज में मान जाएगा? नो सर, ये नहीं मानने वाला 3500 रुपए में। क्यों क्यों नहीं मानेगा 3500 रुपए में? सर ये जो ये रखा है ना आपने एक दिन फालतू यहां पे, ये इसके पैसे मांगेगा। अब बेटा यहां से पॉइंट शुरू होना हुआ कि देखिए, जब आपका गुड्स का बेलमेंट किया आपने, और जिस पर्पस के लिए किया, ये जिस टाइम पीरियड के लिए किया, जब वो टाइम पीरियड, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है और बेलर गुड्स को लेने से मना कर देता है, क्या इस केस में बेलर ने गुड्स को लेने से मना किया वापस? यस, उसने कहा मैं अब नहीं लूंगा, मैं कल आऊंगा लेने। उस केस में लॉ क्या कहता है? द बेलर इज अंडर अ ड्यूटी टू पे द बेली any additional expenses incurred due to refusal to take the goods। बेलर की वजह से, बेलर के रिफ्यूजल की वजह से जो भी खर्चे हुए हैं, वो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे बेली को, क्योंकि आपने गुड्स लेने से मना कर दिया। अब सर यहां पर क्या ये 500 रुपए ही चार्ज करेगा आपको इस दिन के, या इससे ज्यादा भी कर सकता है? क्या ये 500 ही चार्ज करेगा या इससे ज्यादा भी कर सकता है? पहले बात है 500 कहां से आया? मैं आपको कह रहा हूं कि 7 दिन के 3500 से तो एक दिन एक्स्ट्रा का 500 होना चाहिए। क्या ये मोर भी हो सकता है? क्या आपको, मान लीजिए बेटा इसने क्या कहा, 800 रुपए चार्ज करूंगा। मैंने कहा क्यों 800 रुपए चार्ज करोगे? उसने कहा सर ऐसी कहानी है, हम जब एक दिन के लिए रखते हैं तो हम 800 रुपए लेते हैं, ये आपका 7 दिन का था इसलिए हमने 500 पर डे ले लिया था। क्या ऐसी बातें आपने सुनी है मार्केट में होती हुई? आपने जनरली सुने होंगे एक दिन का 800 रुपए, हफ्ता रखोगे तो हम 500 रुपए चार्ज कर देंगे। उसने बेटा एक दिन का एक्सपेंस चार्ज कर दिया उठा के, क्या आपको देना पड़ जाएगा ये एक्सपेंस भी वहां पे? यस, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप समझेंगे लॉ क्या कहता है। आपकी ड्यूटी थी गुड्स को रिसीव करिए, और अगर आपने गुड्स को रिसीव नहीं किया, देयर वाज omission on your part to receive back the goods when the purpose was fulfilled, when the time was completed, then in that case the bailor is liable for all the expenses incurred by the bailey due to this delay। तो उसने आपने, अगर वो 800 मांग रहा है तो आपको ये 800 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वो आपसे इसके 10,000 रुपए 8,000 रुपए नहीं मांगेगा, ऑब्वियसली रीजनेबल प्राइस जो होगा एडिशनल, वो एडिशनल प्राइस, एडिशनल एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा एडिशनल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी खर्चे हैं? ये जो 800 रुपए आपसे मांग रहा है, ये 500 रुपए जो आपसे मांग रहा है, ये कैनल वाला ऑर्डिनरी खर्चे के पैसे मांग रहा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के मांग रहा है? ये 800 आपको किस बात के लग रहे हैं? कैनल ने क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे किए होंगे, ये ऑर्डिनरी खर्चे के ही मांग रहा है पैसे आपको? सर ये ऑर्डिनरी खर्चा ही है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये ऑर्डिनरी खर्चा ही है। कैनल ने 800 रुपए जो आपके मांगे हैं, क्या उस 800 रुपए में उसने खाना भी खिलाया होगा उस दिन? क्या ध्यान भी रखा? ऑर्डिनरी खर्चे ही मांग रहा है वो आपसे। ये बात अलग है कि ऑर्डिनरी खर्चे, उसकी कॉस्टिंग शायद 300 आई होगी, मैं उससे रेलेवेंट नहीं हूं, लेकिन क्या ये 800 ऑर्डिनरी ही है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है? ऑर्डिनरी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉन ग्रेच्युटोस बेलमेंट के केस में जब तक टाइम चल रहा होता है तब तक आपको ऑर्डिनरी खर्चा नहीं देना होता, लेकिन अगर टाइम के बाद आप वहां रखते हो, यू ओमिट टू रिसीव द गुड्स, आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, भले ही वो एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी हो, भले ही वो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं कि टाइम खत्म होने के बाद जो आप पैसा पे करते हैं, वो फिर ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल हैव टू पे द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली, जो बेली ने खर्चे किए हैं वो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इस एक दिन में जो आप एडिशनल 11 से 6 रख के आए, डॉक्टर अगर बीमार हो जाता और डॉक्टर को 2,000 रुपए देने पड़ जाते, क्या 2,000 रुपए वो भी दे के आते आप? यहां तो 500 और 800 की कहानी चल रही है। इस 11 बजे से लेके 6 बजे तक अगर डॉग बीमार हो जाता तो क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दे के आते आप? यस सर, जब हम यहां दे के आते हैं 7 दिन में, तो इसमें तो दे के आएंगे ही। इसलिए मैंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि अगर डिले होने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो वो तो आप डिले से पहले भी देते थे। डिले होने के बाद एडिशनल बात क्या आ जाती है कि आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, फिर भले ही वो एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी हो या भले ही वो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो चलिए, वी आर डन विद ऑल द 5 पॉइंट्स। पांचों पॉइंट्स हमने ड्यूटीज और बेलर के खत्म कर लिया। आई थिंक पांचों पॉइंट क्लियर होंगे, कहीं इश्यू है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेली। क्लियर है यहां तक? आगे चलें।
क्लियर है सर। चलिए, पांच ड्यूटीज हमने बेलर की पढ़ी। आगे हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। नंबर 1, बेलर बेटा गुड्स दे रहा था, वो उसके अंदर फॉल्ट्स बता रहा था, डिफेक्टिव टाइटल की वजह से सामने वाले को नुकसान हो तो इंडेमनीफाई कर रहा था, प्री मेच्योर टर्मिनेशन के लिए कर रहा था, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे दे रहा था। अब हम आगे हैं, जो व्यक्ति गुड्स लेके जाता है उसकी क्या जिम्मेवारी है। सबसे पहली जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए बेटा, उन गुड्स का ध्यान रखना, क्योंकि वो गुड्स आपके नहीं हैं, आप किसी की पराई अमानत लेके आए हैं, आप किसी पर्पस के लिए लेके आए हैं, किसी यूज के लिए लेके आए हैं। गुड्स खराब नहीं करने, गुड्स के साथ तोड़फोड़ नहीं करनी, गुड्स किसी और के हैं, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अब ये रीजनेबल केयर क्या होता है बेटा, वे केयर नहीं लिखा, उन्होंने वर्ड लिखा है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। और रीजनेबल के उन्होंने वर्ड लिखा, रीजनेबल का मतलब होता है, रीजनेबल केयर का, केयर दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन टेक्स, केयर दैट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन टेक्स ऑफ हिज ओन गुड्स of same or similar value, वैल्यू और नेचर। रीजनेबल केयर का मतलब क्या है, वो केयर जो कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट व्यक्ति मींस कोई भी ऑर्डिनरी समझदार व्यक्ति लेता अपने गुड्स की, उन गुड्स की जो सेम वैल्यू के होते, सेम नेचर के होते। यानी कि बेली के अगर खुद के गुड्स होते, जितनी केयर वो उसकी खुद के गुड्स की रखता, उसकी ड्यूटी है कि वो बेलर के गुड्स की भी उतनी ही केयर रखे। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, आप केयर रखते भी हैं, लेकिन केयर रखने के बावजूद भी गुड्स को डैमेज हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं। एक केस तो क्या है, मैं गाड़ी बोरो करके आया अपने फ्रेंड की, हाईवे के ऊपर बेटा रैशली चलाया उसको, 120 की स्पीड पे भगा रहा हूं, गाड़ी रास्ते में ठुक गई, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी टूट फूट गई। आई एम नेग्लिजेंट, मेरी गलती है, मैंने नेग्लिजेंटली यूज किया है। बेटा गाड़ी को जाके मैंने सुनसान जगह पे सड़क में पार्क कर दिया, वो गाड़ी वहां से उठ गई, चोरी हो गई, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने गुड्स की केयर नहीं करी। लेकिन बेटा मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं हाईवे पे प्रॉपर स्पीड लिमिट पे 80 की स्पीड में बेटा ध्यान से चला रहा हूं, यार मेरी गाड़ी नहीं किसी और की है। बेटा एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ आता है और गाड़ी के शीशे पे चिपक जाता है। भारत की सड़कें बेटा, यहाँ पे न्यूज़पेपर, कुत्ते, गायें, कुछ भी आ सकता है सड़क के ऊपर, आदमी भी चलते चलते निकल आते हैं, यूज टू इंडिया के लोग तो। अब वो गाड़ी चला रहा था बेटा, हवा चल रही थी, बाहर आंधी वगैरह चल रही थी, एक न्यूज़पेपर आया गाड़ी के शीशे के ऊपर लगा, इतने में वो ड्राइवर इधर उधर हो रहा था कि शीशा हटे, उसने वाइपर चलाया, बेटा गाड़ी इधर उधर हिलाई और साथ वाली गाड़ी के साथ लग गई, गाड़ी स्क्रैच आ गया। अब सवाल ये उठता है, क्या जो ये बेली है इस डैमेज के लिए लायबल होगा? जो मैंने सिनेरियो आपके सामने जनरेट किया, क्या इस केस में जो बेली है, जब न्यूज़पेपर सामने आया, उसने गाड़ी बचाने की कोशिश करी, उस बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी हल्की सी साइड में लग गई, नुकसान तो हुआ गाड़ी को, क्या बेली इस केस में रेस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज नो, बेटा बेली इस केस में रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज इस केस में बेली नेग्लिजेंट नहीं है। बेली ने प्रॉपर केयर जो करनी चाहिए थी गुड्स की, उसके बावजूद भी गुड्स को नुकसान हुआ, लॉसेस, तब बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेली सिर्फ कब रिस्पॉन्सिबल है? जब उसने गुड्स की केयर नहीं करी, रीजनेबल केयर नहीं करी, इस वजह से गुड्स को डैमेजेस पहुंचे, इसी वजह से उसको नुकसान हुआ, इस वजह से गुड्स चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तब हम ये कह सकते हैं कि जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल है बेलर को। अदरवाइज नो। तो कब कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बेटा? जब वो नेग्लिजेंट नहीं होता, ही टेक्स प्रॉपर केयर। कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाए, एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाए, इनएविटेबल का दूसरा वर्ड आप लिख सकते हैं, शायद वर्ड आपको समझ ना आए,
अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्ट ऑफ एनिमी हो जाए, इन सब वजहों से हुआ नुकसान के लिए आप बेली को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। एक्ट ऑफ गॉड क्या हो सकता है? आपने पूरी मूवी देखी हुई है इसके ऊपर, बड़ा अर्थक्वेक आ जाना, बाढ़ आ जाना, आंधियां चल जाना, तूफान आ जाना, इनको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। एग्जांपल जनरेट कर देता हूं। बेटा मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं अपने फ्रेंड से गाड़ी लेके आया, उस दिन रात को थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने कहा गाड़ी सुबह दे दूंगा, बेलमेंट कर रखी है मैंने गाड़ी की, मैं बेली हूं। मैंने घर पे जहां अपनी गाड़ी लगाता हूं साथ में वहीं पर उसकी अपनी उसकी गाड़ी पे लगाती है। दिल्ली में तो बड़ा सड़कों पे लगाते हैं गाड़ी, अब फ्लैट के नीचे ऐसा तो है नहीं, हम लोग बस अपनी अपनी पार्किंग होती है दिल्ली के अंदर। ये तो छोटे शहरों में होता है, लोग बस पार्किंग होती है, घरों के अंदर लगा के खड़े होते हैं गाड़ी। यहाँ तो घरों में रहने की जगह नहीं है, गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे? तो सड़क पे गाड़ियां जैसे सबकी खड़ी हुई थी, उसकी भी मेरी भी खड़ी हो गई या उसकी भी खड़ी हो गई। रात को बेटा आंधी आई, पेड़ था साथ में जहां गाड़ी खड़ी हुई थी, पेड़ उस गाड़ी के ऊपर गिर गया, गाड़ी डैमेज हो गई। अब बेली जो बेलर साहब है, मेरे फ्रेंड है, वो क्या कह रहे हैं, कहते यार तूने केयर नहीं करी, गाड़ी ऐसे क्यों खड़ी कर दी सड़क के ऊपर? मैंने कहा भाई सब सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं, मेरी भी बिल्कुल साथ खड़ी थी, मेरी पेड़ के इस साइड खड़ी थी, तेरी पेड़ के उस साइड खड़ी थी। अब आंधी को क्या, आंधी की अपनी मर्जी थी, पेड़ इस साइड गिरने की बजाय इस साइड गिर गया, तेरी गाड़ी के ऊपर, मेरे ऊपर भी गिर सकता, मेरी वाली गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता था, या आगे इसी गली के अंदर 4 पैर और गिरे हैं, 50-10 गाड़ियों को नुकसान और हुआ है, मैं कहीं नेग्लिजेंट नहीं हूं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। बेटा वो सही कह रहा है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है इस केस में। आपने गाड़ी को उतना ही ध्यान रखा है जितना आप अपनी गाड़ी का रख रहे हैं, जितना कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट व्यक्ति अपने सामान का रख रहा है, उस केस में भी आप जिम्मेवार नहीं होंगे। अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट मैंने आपको बता ही दिया, वो सड़क के बीच में न्यूज़पेपर आ जाना। एक्ट ऑफ एनी बेटा लिखा जाता है, प्रैक्टिकली होता नहीं, पहले होता था। मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाता है, कोई मिसाइल, कोई बम वगैरह, किसी तरह के दंगे हो जाना, किसी तरह के वो हो जाना जिसकी वजह से उस दौरान गाड़ी को नुकसान हो जाता है, तो उस सब में भी जो बेली है वो लायबल नहीं होगा। तो हमने इसमें अंदर क्या क्या कवर किया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शुड टेक प्रूडेंट केयर ऑफ द गुड्स, सॉरी ही शुड टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। रीजनेबल केयर क्या होती है, ये बात बेटा सब उन्होंने लिखी हुई है 151 सेक्शन में, कि जब बेलर है उसकी बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। रीजनेबल केयर क्या होती है मैंने आपको बता दी। और 152 ने बेटा ये केसेस बताए कि लायबल नहीं होता, कब कब, जब वो नेग्लिजेंट नहीं होता, नंबर 2 जब एक्ट ऑफ गॉड होता है, जब अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो जाता है, या जब कोई एक्ट ऑफ एनिमी हो जाता है, उस केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो 151 एंड 152 दो सेक्शंस मिलके आपको ड्यूटी ऑफ बेली ऑफ रीजनेबल केयर ये बताते हैं। दो सेक्शन है, वन आपको जनरल रूल बता रहा है, 152 एक तरह से उसके एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है कि कब कब बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जब तक वो नेग्लिजेंट नहीं होता या उसने प्रॉपर केयर इंक्लूड की होती है। एक्ट ऑफ गॉड, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ एनिमी, इस तरह के चीजें जो हैं वो यहां पे कवर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। ड्यूटी नॉट टू मेक ड्यूटी नॉट टू मेक unauthorized use of goods. Duty not to make unauthorized use of goods. Duty not to make unauthorized use of goods. आइए इसकी बात करते हैं। होता क्या बेटा, बेली को जब भी आप गुड्स दे के आते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे के आते हैं, हमने कई एग्जांपल देखे, रिपेयर के लिए दे के आते हैं, आप गोल्ड स्मिथ को दे के आते हैं, ज्वेलर को दे के आते हैं, पॉलिशिंग के लिए दे के आते हैं, कोई ना कोई पर्पस होता है। ये बात तो डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जो आपको गुड्स देने होते हैं दे हैव टू बी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब हो सकता है बेटा बेली उस पर्पस के लिए गुड्स को यूज करे। कई बार क्या होता है, बेली उन गुड्स को, क्योंकि उनके पास पड़े हैं वो गुड्स, हो सकता है वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर ले। कल एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट भी पूछा था, पता नहीं आप वो लाइव क्लास देख रही हैं कि नहीं, शायद एक लड़की गर्ल ही थी, उन्होंने डाउट पूछा था, सर मैं एक गाड़ी दे के आई हूं, अपने फ्रेंड के यहाँ रखा है, उस फ्रेंड ने आगे बेलमेंट कर दी, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल जनरेट कर रही थी लड़की वो। इस पॉइंट में कवर हो जाता है, मैंने उसको बोला था कल की क्लास में कवर हो जाएगा। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए मेरा एक पर्सन ए है, ये अपनी कुछ ज्वेलरी
या कुछ गोल्ड, कुछ बनने के लिए, कुछ पॉलिशिंग करने के लिए एक ज्वेलर के पास रखाते हैं, इसकी पॉलिशिंग कर देना, या इसमें थोड़ा सा ठीक करना है, टूट गया है टांका लगा देना, या इसको अपने पास रख लीजिए सर सेफ कस्टडी के लिए, या प्लेज कराए, गिरवी कराए। सारे एग्जांपल मैंने कवर कर दिए कि केस में कि गोल्ड आप ज्वेलर के पास रख के आए हैं। अब बेटा ज्वेलर के पास ये गोल्ड पड़ा होगा, उसने इसको ठीक किया, सजा के बेटा रख लेते हैं, आप 4-5 दिन नहीं जाते ज्वेलर के यहां। एक दिन बेटा इन ज्वेलर की वाइफ दुकान पर आ जाती हैं, शाम को उन्होंने मैरिज पे जाना था, वो डायरेक्ट दुकान पे आ जाते हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं कि यहीं से चलेंगे, तो शॉप पे आ जा, यहीं से चल लेते हैं, मैं शॉप बंद भी कर दूंगा और यहीं से निकल जाएंगे। बेटा वो वाइफ आई, उन्होंने वो ऐसी नजर नजर मार रही थी ज्वेलरी की दुकान के ऊपर, उन्हें एक सेट पड़ा हुआ मिला। उसने अपने हस्बैंड से पूछा, कहते ये सेट मैं मैरिज पे पहन के चल लूं कि मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। बेटा ज्वेलर ने कहा ये ना ठीक होने आया हुआ है किसी का, मैंने ठीक करके रखा है, कल या परसों डिलीवरी लेने आएगा। उसने कहा हम कौन सा सदियों के लिए पहन के जा रहे हैं, पहन के चल लेती हूँ, रात को दे दूंगी आपको, और रात को आप आके सवेरे ज्वेलर को वापस, सवेरे उस कस्टमर को वापस कर देना। बेटा ज्वेलर को भी लगा वैसे क्या बुराई है, पहनना चाहती हैं मैडम पहन लेना, तो क्या फर्क पड़ता है, आज मैरिज में चल रहे हैं, मैरिज में पहन के चल लेंगे, रात को वापस दे देंगे, कौन सा पहनने से घिस जाती है ज्वेलरी। बेटा उन्होंने निकाल कर, उसने वाइफ को कहा ले पहन ले। बेटा वाइफ भी खुश, प्रॉपर मैचिंग ज्वेलरी मिल गई उनको अपनी ड्रेस के साथ, वाइफ पहन के जा रही हैं। और बेटा आप समझ रहे हैं रास्ते में क्या होने वाला है। रास्ते में जा रहे थे बेटा, किसी ने गले पर चाकू रखा दोनों के, उन्होंने कहा लाओ सारा कुछ दे दो हमें। रात को सुनसान रस्तों से वापस आ रहे थे, शादी का टाइम, शादियों पे आते आते 1-2 बज जाते हैं। बेटा वाइफ ने ज्वेलरी, हस्बैंड ने अपना मोबाइल फोन, पर्स पुर्स सब निकाल के दे दिया। बड़े मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के घर आ गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, फिजिकली कोई नुकसान नहीं हुआ। हर समझदार व्यक्ति यही करता है कि यार ले जाओ यार, हमें कुछ मत करो, दोबारा कमा लेंगे, हद से हद क्या होगा, ज्वेलरी ले जाएंगे, पर्स ले जाएंगे, फोन ले जाएंगे, जान से तो ज्यादा अच्छी होती है कि चाकू चुकू मार दें, उससे बेटर ही है। हमने चुपचाप, उसने सब कुछ चुपचाप दे दिया, उसने कहा ले जाओ। बड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों घर आ गए। अब नेक्स्ट दिन आ गया कस्टमर। कस्टमर ने क्या कहा, लाओ जी मेरा नेकलेस दो। ज्वेलर साहब ने कहानी गढ़नी शुरू करी। उसने कहा यार नेकलेस तो ना यार, कल ना बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हम ना एक शादी पे जा रहे थे, ऐसे ऐसे ना रास्ते में उन्होंने किसी ने गले पे चाकू रख दिया, पैसे भी थे जेब में, मैंने घड़ी भी पहनी हुई थी अच्छी, मोबाइल भी था, वाइफ भी साथ थी। बट आप भी पूछोगे, उसने कहा कुछ हुआ तो नहीं ना यार, ठीक ठाक घर आ गए। उसने कहा हाँ यार सब दे दिया उन्हें, और ना बस घर जैसे कैसे जान बचा के आ गए। उसने कहा यार बहुत बुरा हुआ, आजकल ना कोई हाल नहीं है सिक्योरिटी का, आप 2-4 सरकार को गालियां दोगे कि कोई हाल नहीं है, गन मचा रखा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बातें करी। उसके बाद बट एक कस्टमर ने कहा चलो सर फिर अब नुकसान हुआ है, हो जाएगा भरपाई, जवान से बड़ी चीज थोड़ी ना होती है, थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, लाओ मेरा जरा नेकलेस पकड़ा दीजिए। बट ज्वेलर ने कहा सर एक प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ ने ना जो नेकलेस पहना हुआ था ना, वो वही था जो आप ठीक करने के लिए दे गए थे। बट अब कस्टमर का पारा चढ़ना शुरू हो गया। उसने कहा क्या मजाक है, मेरा नेकलेस कैसे पहन के जा सकते हैं वो। उसने कहा मैं सर वो पहन के चली गई, मुझे लगा घंटे 2 घंटे में वापस आ जाना है मैरिज से, आपको सुबह वापस कर दूंगा। अब आप क्या इस केस में समझेंगे बेटा, ज्वेलर ने क्या किया है गुड्स के साथ, अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। कस्टमर क्या कहता है, उस नेकलेस की पूरी वैल्यू ज्वेलर साहब मुझे इंडेमनीफाई कीजिए, मुझे कंपनसेट कीजिए, अनऑथराइज यूज करने से जो डैमेजेस हुए हैं मुझे, वो डैमेजेस मुझे पे करिए। क्या ये डैमेजेस पे करने पड़ जाएंगे ज्वेलर को? यस सर। बेटा लेकिन ज्वेलर साहब सामने से क्या कह रहे हैं, सर मैं नेग्लिजेंट नहीं हूं, मेरे खुद का सामान चोरी हुआ है, ये तो जान बचा के आया हूं, मैंने कोई नेग्लिजेंस थोड़ी ना दिखाई है, मैं तो रीजनेबल केयर कर रहा था गुड्स की। क्या ये डिफेंस चलेगा यहां पे? क्या अनऑथराइज यूज करने के समय रीजनेबल केयर का डिफेंस चलेगा? बेटा द वेरी फैक्ट आपने उसका अनऑथराइज्ड यूज किया, वहीं रीजनेबल केयर खत्म हो गई। अब आप उस गाड़ी के अंदर भले 2 बॉडीगार्ड साथ ले जाइए, फिर भी चोरी हो जाए, आप ये नहीं कह सकते हम रीजनेबल केयर ले रहे थे। आपने जिस पर्पस के लिए गुड्स थे, उस पर्पस को छोड़कर किसी और पर्पस के लिए गुड्स कैसे इस्तेमाल कर लिए, और अगर आपने किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किए, देन यू आर लायबल इन एनी केस। इसको हम वर्ड यूज करते हैं, यू आर एब्सोल्यूटली लायबल। कोई डिफेंस नहीं चल पाएगा यहां पर, एब्सोल्यूटली लायबल। और हुआ क्या बेटा, इसी का एग्जांपल जनरेट करता हूं मैं। मान लीजिए बेटा मेरा फ्रेंड है, वो गाड़ी लेके गया, मैंने कहा कहां ले जा रहे हो, वो कहता है यार चंडीगढ़ में एक मैरिज है, चंडीगढ़ में मैरिज अटेंड करके वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा कब आओगे, उसने कहा कल सुबह आ जाऊंगा।
एक रात के लिए वो गाड़ी ले गया। बेटा चंडीगढ़ में गाड़ी लेके गया, चंडीगढ़ के अंदर उसने होटल के अंदर गाड़ी पार्क करी, जहां पे सब लोग पार्क करते हैं, गाड़ी वहां से चोरी हो गई। क्या इस केस में मेरा जो फ्रेंड है, मान लीजिए मिस्टर बी है, विल ही बी हेल्ड लायबल? विल ही बी हेल्ड लायबल? क्या इस केस में बी लायबल हो? क्या इस केस में बी लायबल होगा? नो सर। क्यों सर? यहां रीजनेबल केयर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। होटल की पार्किंग में नहीं खड़ी करता तो क्या रूम में थोड़ा ले जाता गाड़ी को? पार्किंग में ही खड़ी करनी थी, वहां से चोरी होगी, उसकी कोई उस केयर की दिक्कत नहीं है। वो होटल वालों को सू करेगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो होगा हम करेंगे, उसकी गलती नहीं है। बेटा इसने रात को चंडीगढ़ में मैरिज अटेंड करी, इसकी वाइफ ने बोला मैंने सुना है यहां से ना 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर ना शिमला है, शिमला चले रात को। बेटा बी का भी मन बेमान हो गया, उसने कहा बात तो सही है। उन्होंने कहा कल सुबह 12 बजे चेकआउट मारेंगे, चंडीगढ़ से 12 बजे चेकआउट मारना है, शिमला से 12 बजे चेकआउट मारना है, 2 घंटे लेट पहुंच जाएंगे घर। बेटा ये शिमला चले गए, शिमला में भी वही अच्छा होटल बुक किया, वहां पर गाड़ी पार्क करी और गाड़ी वहां से चोरी हो गई। अब क्या भी लायबल होगा? अब क्या भी लायबल होगा? यस। बेटा यहां भी होटल में खड़ी की थी, यहां भी होटल में खड़ी की थी, जवाब क्यों बदल गया आप लोगों का? यहां भी चंडीगढ़ में होटल में खड़ी की थी, शिमला में भी होटल में खड़ी कर रहे हैं, अंतर क्या है? आगे बेटा आप लोगों के आंसर। यस सर, अनऑथराइज यूज हुआ है, और जब अनऑथराइज यूज होता है कोई डिफेंस नहीं मिलता। द मोमेंट वो गाड़ी आपने चंडीगढ़ के आगे निकाली, किसी और पर्पस के लिए यूज करी, अनऑथराइज यूज शुरू, और जैसे ही अनऑथराइज यूज शुरू हुआ, यू आर हेल्ड लायबल फॉर ऑल द डैमेजेस विच वॉज इंकर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। अगर वो डैमेज नेग्लिजेंस थे या नहीं थे, भले ही फिर वो एक्ट ऑफ गॉड से हो रहे हो, भले ही फिर वो इनएविटेबल एक्सीडेंट से हो रहे हो, भले ही वो एक्ट ऑफ एनिमी से हो रहे हो, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा यहां पर। यहां पर आपको सीधी सी बात, अनऑथराइज यूज किया, यू आर एब्सोल्युटली लायबल, आप जिम्मेवार हैं, फिर कोई भी कारण रहा हो, बिकॉज द वेरी फैक्ट आपने किसी और पर्पस के लिए यूज किया, आपकी गलती वहीं से शुरू हो गई। उसके बाद हम सुनते ही नहीं कि सर वो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, सर वो बारिश आ गई, तूफान आ गया, पेड़ गिर गया, जो मर्जी हुआ हो। द पॉइंट इज उसका अनऑथराइज्ड यूज क्यों हुआ था? अनऑथराइज्ड यूज करते ही आपको उसका आपके पास एक तरह से ये मान के चले कि उसकी लायबिलिटी पूरी की पूरी इसके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा एक बात और, मान लीजिए बेटा ये कस्टमर जो था, ये ज्वेलरी जो थी या ये जो गाड़ी थी, हमने पहले गाड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये गाड़ी है 2 दिन के लिए लेके गया था शिमला, सॉरी 2 दिन के लिए लेके गया था चंडीगढ़। बीच में ये एक दिन बेटा सुबह गए, शिमला गए और शाम को वापस आ गए। शिमला गए और 40 मिनट का रास्ता मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ से ऊपर गए, घंटे बाद वापस आ गए नीचे, या घंटा 2 घंटा ऊपर काटा, उसके बाद वापस आ गए नीचे, चंडीगढ़ अपने होटल में वापस स्टे करने लग गए। अनऑथराइज यूज तो हुआ है गुड्स का, लेकिन क्या उस अनऑथराइज गुड्स से कोई डैमेज हुए हैं? जरूरी है हमेशा अनऑथराइज यूज से डैमेज हो जाए? हो सकता है कभी कभी ना भी अनऑथराइज यूज से डैमेज। बेटा वो ज्वेलर की वाइफ ज्वेलरी पहन के चली गई थी, जरूरी थोड़ी ना रात को चोरी हो जाएगी, कई बार गुड्स वापस भी आ जाएंगे। उस केस में एज ए बेटा मुझे पता चल गया, हुआ क्या, मेरी इस गाड़ी के आगे ना फास्टैग लगा हुआ है। फास्टैग समझते हैं, वो टोल कटने के लिए आजकल स्टिकर लगने लग गया है। अब जैसे ही ये फास्टैग बेटा लगा हुआ था, जैसे ही ये चंडीगढ़ से निकले ना, चंडीगढ़ से निकलते ही शिमला की तरफ जाते ही बीच में एक टोल आता है। ये 10 किलोमीटर आगे चले, ये टोल क्रॉस किए बेटा, टोल ने रीड किया, मेरे पास मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि सर टोल डिडक्ट हुआ है शिमला के हाईवे के ऊपर। क्या मुझे पता चल गया होगा अनऑथराइज यूज हो रहा है मेरी गाड़ी का? आजकल बेटा पता चल जाता है, फास्टैग बहुत बढ़िया चीज है, जिसकी गाड़ी होती है उसके बाद मैसेज चला जाता है गाड़ी कहां कहां घूम रही है, जैसे ही टोल क्रॉस करोगे टोल का मैसेज आ जाएगा। बेटा मैंने उसको फोन किया, वो शिमला में था, शिमला में फोन मिल नहीं रहा था, कुछ वो प्रॉब्लम थी। जैसे ही शिमला ऊपर पहुंचा, सिग्नल आने शुरू हुए, मैंने झट फोन खड़काया, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी शिमला में क्या कर रही है? बेटा वो सुन के हैरान, उसने कहा तूने गाड़ी में जीपीएस लगाया हुआ है? मैंने कहा नहीं नहीं जीपीएस नहीं लगाया हुआ, जो तूने टोल क्रॉस किया ना रास्ते में, जहां तो बड़े स्टाइल से बिना कैश दिए निकल आया है, मैसेज आ गया मेरे पास, अनऑथराइज यूज हो गया। उसने कहा अब बेटा एक बात समझें, क्या गुड्स को कोई डैमेज हुआ है? हैज देयर बीन एनी डैमेज टू द गुड्स? द आंसर इज नो। एज ए मेरे पास अब क्या अधिकार है?
मैं अभी तक आपको यह कहता आ रहा था कि गुड्स का अनऑथराइज यूज होगा, डैमेज होगा, बेलर को नुकसान मिलेगा। हो सकता है नुकसान हो ही ना। उसने कहा तू ना चुपचाप घर बैठा रहे, अगर तेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं तुझे डैमेजेस दूंगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं दूंगा। अब बेटा मेरा मन मान नहीं रहा इस केस में। आपको लगता है ये लॉ होना चाहिए? मुझे पता चल गया है मेरी गाड़ी का अनऑथराइज यूज हो गया है, मैं बैठा रहूं देखता रहूं कि डैमेजेस होंगे तो लॉ मुझे परमिट करता है कि मैं डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। या मेरे पास यहां पर भी कोई अधिकार होना चाहिए कि वो शिमला चला गया है, मुझे पता चल गया है अनऑथराइज यूज हो रहा है गुड्स का, वो शिमला से चला होकर वापस चंडीगढ़ आ गया 2 घंटे बाद, मुझे मालूम है, क्या मैं कुछ ना कर सकता? अभी भी कर सकते हैं सर। आप उसे क्या कहो, भैया तू गाड़ी उठा वापस आ जा, मैंने बेलमेट यहीं अंत करी, गाड़ी उठा वापस आ। बट इसको हम कहते हैं कि अनऑथराइज यूज में बेलर के पास एक राइट और होता है, he can hold the contract is voidable at his option, he can terminate the contract। वो जैसे ही पता चले कि अनऑथराइज यूज हुआ है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। क्या ये राइट भी होना जरूरी था? बच्चे कहते हैं सर इसकी जरूरत क्या है, ये है ना। बेटा दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं इंतजार करता रहूं कि मेरे गुड्स का नुकसान होगा और मैं उससे डैमेजेस लूंगा, मेरे पास ये राइट होना जरूरी है। जैसे ही मुझे पता चले कि गुड्स अनऑथराइज यूज हो रहे हैं मैं उस समय टर्मिनेट भी कर पाऊं। और ये दोनों अधिकार बेटा इस पॉइंट सेम के अंदर पॉइंट के अंदर आते हैं, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज गुड्स। और अगर अनऑथराइज गुड्स होते हैं तो सेक्शन 153 कहता है कि बेलर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। और 154 कहता है कि अगर डैमेजेस होंगे तो बेलर कंपनसेशन भी मांग सकता है। समझेंगे, दोनों अलग अलग बातें बोलते हैं। 153 क्या कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। हो सकता है मैं ना भी करूं बेटा, मेरी मर्जी है। मैंने कहा यार तो शिमला क्यों ले गया गाड़ी, उसने कहा यार 40 मिनट ऊपर थी, मैं ध्यान रखूंगा गाड़ी का। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, इट्स अवॉइडेबल, इसने मेरी इच्छा है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होता। 153 मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल करा लूं। सेकंड केस डैमेजेस होंगे तो 154 में मेरे पास राइट है, मैं कंपनसेशन मांग लूं। तो हमने दो ड्यूटीज कर ली, पहली ड्यूटी 151 और 152 मिला के आती थी, ऐसी सेकंड ड्यूटी 153 और 154 मिला के आती है। क्लियर हुई यहां तक बात? क्लियर हुई यहां तक बात? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड ड्यूटी, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब इसमें क्या कहानी है, जरूरी थोड़ी ना गाइस जिसके पास आप गुड्स रख के आए, जिस बेली के पास आप गुड्स रख के आए, वो सिर्फ आपके गुड्स रखता होगा। आप जब बेली के पास गुड्स दे के आएंगे, हो सकता है वो बेली ऑब्वियसली उन काम में डील करता होगा, वो आपके अलावा बाकियों के गुड्स भी रखता होगा। मैकेनिक को गाड़ी दे के आते हैं, सिर्फ आपकी गाड़ी थोड़ी ना ठीक करता है। आप टेलर को कपड़ा दे के आते हैं, वो सिर्फ आपके कपड़े थोड़ी ना सिलता है। उसके पास वैसे कई सारे गुड्स पड़े होते हैं, कई लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, कई लोगों के सूट के कपड़े पड़े होते हैं, कई ज्वेलर के पास जाओ तो कई लोगों की ज्वेलरीज पड़ी होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देयर इज अ ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। सर मिक्स द गुड्स का मतलब क्या है? अब वो हर बंदे के लिए अलग अलग जगह बनाएगा, अलग अलग दुकान लेगा कि ले भैया इसका कपड़ा यहां रखूंगा, ऑब्वियसली वो कपड़ा लेगा और सब कपड़ों में मिक्स कर देगा। मिक्स द गुड्स का मतलब क्या है बेटा, प्रैक्टिकली आप समझे, इसका एग्जांपल मैं इन एग्जांपल्स के साथ लूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल एक और जनरेट करूं जहां मिक्सिंग से प्रॉब्लम आती है, तो वहां आपको एग्जांपल समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, ये दिल्ली में रहते हैं, बेसिकली ये पंजाब से हैं। ज्यादातर बड़े दिल्ली के लोग अक्सर बाहर से माइग्रेट होकर ही आते हैं, जॉब लग गई इनकी, मान लीजिए इन्होंने सीए की, इनकी जॉब लग गई दिल्ली के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर, या गुड़गांव के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग गई, ऑब्वियसली पंजाब से शिफ्ट होके यहाँ के रहना शुरू कर दिया है, या इनकी मैरिज हो गई है, तो इनके जो फादर हैं या मदर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो पंजाब रहते हैं और इनके नाम पे वहाँ जमीन वगैरह भी होंगी। ऑब्वियसली सबके साथ यही कहानी, बड़े दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, उनकी वहाँ जमीनें वगैरह भी हैं, अच्छे घर हैं वहां पर, लेकिन ऑब्वियसली अब काम के चक्कर में आते हैं, दिल्ली रहते हैं। तो हुआ क्या, बड़ा पंजाब में जो है ये इनकी फार्मर फैमिली है,
फार्मर बैकग्राउंड से हैं, इनके पास बहुत ज़मीनें हैं और इनकी ज़मीनों पर वीट उगाई जाती है, गेहूं उगाते हैं ये लोग। अक्सर फार्मर्स को वहाँ पे पंजाब में वीट की फसल ज़्यादा है तो वीट उगाते हैं। और इनके घर वाले बेटा इनको जब वीट उगती है तो कई सारी बोरियां बोरियां गेहूं के भेज देते हैं कि भैया बाहर का आटा मत खाया करो, अच्छा नहीं होता बेटा। जो लोग पुराने जमाने के हैं वो, या जिन लोगों के पास अच्छी वीट अवेलेबल है, वो आज भी गेहूं साफ करवा के आटा पीस के इस तरह से खाते हैं कि ये आटा अच्छा होता है, कि हम कोई मिलावट नहीं है बेटा। वो उनको कहते हैं नहीं नहीं, बाहर का आटा, ये आशीर्वाद वगैरह का या आईटीसी का जो भी बने हुए थैलियां हैं ये मत खाना। दिल्ली में तो बेटा यही खाते हैं हम लोग, कहाँ से गेहूं बना मंगवाएं और कहाँ से इसको पिसवाएं। तो इन लोगों के पास ऑप्शन था, इन्होंने उनके घर से बड़ा इनके ये गए, या इसके पापा ने, इसकी मम्मी ने इनको ट्रॉली भर के गेहूं के ड्रॉ उनके भेज दिए। उन्होंने कहा ले बेटा ये 40 बैग गेहूं है, ये ले जा। उन्होंने कहा ले तो गया बेटा, घर आ भी गए, दिए परेशान। ये कहता 40 बैग उन्होंने भर के मुझे इसके भेज दिए हैं गेहूं के, रखूं कहां मैं ऐसे। बेटा दिल्ली के फ्लैट में इतनी जगह नहीं होती, वहां 40-40 आप बैग या 40-40 बोरियां आप गेहूं की रख डालें। वहां रहने की जगह नहीं है ढंग से, लोगों ने छोटे छोटे कमरों के अंदर अपने वो बना रखे हैं। बेचारा हस्बैंड वाइफ 2 जने थे, अकेले रहते थे, उनको पहले समझ नहीं आया 40 बैग गेहूं को करेंगे क्या, इतना थोड़ा ना खा लेंगे वो लोग। बेटा आधा आधा वीकेंड वगैरह तो वैसे जोमेटो स्विगी से या बाहर घूम के काट देते हैं वो। उसने कहा हमारा यूज होता नहीं है आटा, 40 बैग भेज दिए उन लोगों ने, अब क्या करें। पहले वो तो रखने की समस्या, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दोस्तों वगैरह को दे देंगे थोड़ा बहुत, कोई खरीदने वाला मिल गया तो उसको कह देंगे असली गेहूं है, खरीद भी लेंगे लोग। बेटा कंपनी वगैरह में बैठते हैं, दोस्तों से बात करेंगे तो कहेंगे हाँ हमें दे दो, हम भी पिसवा लेंगे, अच्छा आटा होगा तो इसने क्या किया, इसने सोचा, या इसकी वाइफ ने इसको आइडिया दिया। वो कहती हमारे घर के पीछे एक आटे की चक्की तो है, एक व्हीट मिल तो है जहाँ पे आटा पिसता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, वहां से पिस जाएगा, रखेंगे कहाँ। उसने कहा वहीं रखवा दो ना। उन्हें कहो किराया ले लेंगे हमसे, वहां रख लेंगे, उनके पास तो जगह होगी। बेटा इन्होंने कहा बात तो ठीक है, वो व्हीट मिल है तो उसके पास जगह होगी, पीछे वो गेहूं रखता होगा, आटे की बोरियां अपना गेहूं की बोरियां रखता होगा, उसी को पीस के आटा बेचता होगा। वो गया, उसने कहा सर ऐसे ऐसे है, हम पंजाब से हैं, तो मेरे पास ना एक 40 बोरी गेहूं पड़ी है, ये 40 बोरी गेहूं क्या मैं आपके पास रखवा दूं। उसने कहा सर किराया लगेगा। उसने कहा हाँ हाँ सर मैं किराया दूंगा, और जब जब मुझे आटे की जरूरत होगी ना मैं आपको फोन कर दिया करूंगा, मेरी एक बोरी गेहूं ना पीस दिया करो। उसने कहा ठीक है रखवा लो। मेरा किराया डिसाइड हुआ, मैं किराए में नहीं जा रहा, किराया डिसाइड हुआ, इसने 40 बोरी गेहूं वहां पे रखवा दिया। अब क्या उस चक्की के अंदर, क्या उस व्हीट मिल के अंदर और भी वो पड़े होंगे आटे की बोरियां, पक्का पड़ी होंगी 100%, क्योंकि वो काम ही यही करता है। क्या ये आटे की बोरियां उन बोरियों के साथ मिक्स हो जाएंगी? यस सर, ये तो मिक्स होंगी, वहां पे इतनी सारी और पड़ी होंगी, कल को और भी आएंगी, वो अपने इनके ऊपर रख देगा, थोड़ा समय बाद इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या बेली को बेलर के गुड्स मिक्स कर देने चाहिए बाकी बेलर्स के साथ, या अलग अलग रखने चाहिए? बेटा लॉ क्या कहता है इस केस में कि अगर मिक्सिंग की कंसेंट दी गई है तब तो बात ही खत्म, उन्होंने कहा कर दो मिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये विदाउट कंसेंट दिए गए हैं, विदाउट कंसेंट मिक्स किए गए हैं, तो कानून को अपना रोल निभाना पड़ेगा। क्योंकि आपसे बेटा यहां कानून को लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया है कि हाँ कर दो मिक्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में ढूंढ लेंगे जो भी है। बेटा बिना के कंसेंट के उन्होंने उठा के गुड्स मिक्स कर दिए। अब गुड्स मिक्स करने से प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लीजिए वैसे ए ने थोड़े दिन बाद ही ऑफिस गया, अपने एक फ्रेंड बी को मिला, उसने कहा यार ऐसे ऐसे ना मेरे घर से आटे या खाना खा रहे, तो उसने कहा यार तेरा आटा बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी अच्छी रोटियां बनती हैं इसकी, बड़ी व्हाइट कलर की बनती है, हमारी तो बड़ी बेकार बेकार वो बनते हो। कहते हैं मेरा ना पंजाब से आटा आता है, वही पिसवाता हूँ। उसने कहा यार हमें भी दे दो थोड़ा बहुत, हमें भी। उसने कहा आटा क्या, मेरे पास 2 बोरी गेहूं की है, उठा ले मेरे से, पिसवा, तेरा 3-4 महीने नहीं जाता। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि यार गाड़ी में डलवा दे, या कल गाड़ी में ले आई हो, मैं ऑफिस में थे अपनी गाड़ी में डाल लूंगा, घर ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं कल ला दूंगा, जो भी प्राइस डिटरमाइन हुआ हुआ, बात खत्म। ये बेटा ए गया उस चक्की वाले के पास, उसने कहा सर वो मेरी 40 बोरियों में से ना 1-2 बोरी गेहूं मुझे निकाल के दे दीजिए, मुझे ना वो 2 बोरी गेहूं किसी को देना है। अब बेटा बिना, उसने कहा वो तो सर मिक्स कर दी सबके अंदर हमने, मेरे पास पीछे 10,000 बोरी पड़ी हैं उसके अंदर, आपकी अब कहां ढूंढूं? उसने कहा व्हाट डू यू मीन मैं कहां ढूंढूं? ढूंढो, मैंने थोड़े ना कहा था मिक्स करो, मेरी 40 बोरी अलग से रखनी थी ना आपने, क्यों मिक्स कर दी सबके अंदर? मुझे जब, अब सबसे बड़ी बात, कल को जब मैं कहूंगा मेरी पिसवा के दो, तब भी तो ढूंढ के दोगे ना, तो अब ढूंढ के दो मुझे, मेरी मर्जी के बिना उसको मिक्स करिए। तो बेटा इसमें दिक्कत क्या हुई, क्या ये बोरियां ढूंढ ली जाएंगी? द आंसर इज यस। उसने कहा सर क्या मुश्किल है? उसने कहा यार बताओ, मेरे अपने पंजाब से आई हुई बोरियां हैं, उसके ऊपर हमारी कंपनी का मार्क भी लगा हुआ है, उसके अंदर पंजाब का एड्रेस भी लिखा हुआ है,
मिल जाएंगे, आपका कौन सा मुश्किल है ढूंढ रहा हूं। उसने कहा सर टाइम लगेगा। मैंने कहा लगवाओ टाइम फिर। मेरा उस चक्की वाले ने एक छोटू को बोला, उसने कहा यार लग जा काम पे, इनकी ना 40 बोरियां आई हैं, ढूंढ। उसके ऊपर इस तरह का एक मार्क लगा होगा, पंजाब की बनी हुई होंगी, ऊपर एड्रेस लिखा होगा, बोरी ढूंढ। अब बेटा बोरी ढूंढेगा, छोटू लगा हुआ है ढूंढने में। शाम हो गई, 5 बज गए, नहीं मिले। छोटू कह रहा है जी मैं बाबूजी घर जाऊं। उसने कहा नहीं नहीं ढूंढ के जाना है। उसने कहा ऐसा कर, लगा रहे। उसने कहा बाबूजी 5 बज गए हैं, रात हो गए, और रात हो रही है, मुझे घर जाना है। बेटा दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, कर 2 घंटे और काम कर, फालतू पैसे ले लियो। मतलब लग गया छोटू, क्या करता, मालिक बोल रहा है, उसने लगा रहा। लास्ट में उसको एक बोरी मिली गई। उसने कहा चलो एक तो मिली या 2 ही मिल गई। उसने कहा दो तो मिली। बेटा वो 2 बोरी वो खींच रहा था बाहर, बोरी के ऊपर और बोरियां भी रखी हुई थी, बोरी खींचते 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 थोड़ी सी फट गई। अक्सर ऐसा हो सकता है कि सेपरेट, जब आप गुड्स को ढूंढ रहे हैं, उन गुड्स को अलग कर रहे हैं, उन गुड्स को अलग करते करते डैमेजेस हो गए। अब हुआ क्या बेटा, एक तो छोटू साहब ने एक्स्ट्रा पैसा मांग लिया शाम का 2 घंटे का, और उन गुड्स को सेपरेट करते समय, ढूंढते समय उन गुड्स को डैमेज भी हो गया। सवाल ये उठता है, ये दोनों खर्चे, सेपरेशन करने के खर्चे और सेपरेशन करते दौरान जो डैमेजेस हुए, ये कौन बियर करेगा? बेलर ए, ये चक्की वाला, व्हीट मिल वाला बी, बेली। कौन बियर करेगा भाई ने? छोटू साहब ने जो 2 घंटे फालतू पैसे मांग लिए अलग करने के, उसको अलग करते करते अंदर से कौन निकाल लिया, एक बोरी फाड़ दी, गेहूं का नुकसान अलग कर दिया। सर बेली बियर करेगा। एग्जैक्टली बेलर क्यों बियर करेगा? क्योंकि बेलर के कंसेंट के बिना हुई है ये बात। बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर जो सेपरेशन के चार्जेस हैं और सेपरेशन करते समय जो खर्चे हैं, वो दोनों के दोनों कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट एग्जाम्पल को और चेंज करता हूं थोड़ा सा। मेरे पास बेटा गेहूं के बैग नहीं आए थे, मेरे पास खुला गेहूं आया था, खुला चावल आया था। मान लीजिए 200 किलो चावल आया था, 200 किलो गेहूं आया था, और यह भी जाके मैंने चक्की वाले के पास रखवा दिया और उसने वो मिक्स कर दिया। अब मैंने कहा जी मुझे उन 200 किलो में से 40 किलो दे दो। उसने कहा छोटू इस बुरे में ना मिक्स हुए हैं, इनके वाला चावल निकाल के दे दे, इनके वाला गेहूं निकाल के दे दे। बेटा छोटू मालिक की तरफ ऐसे देखेगा कि ठीक हो, इस गेहूं में से, अब मिक्स हुए गेहूं में से इनका 40 किलो कैसे निकाल दूं, इनके चावल में से उन, इस चावल की जो आपने बना रखा है पहाड़ सा, इसके अंदर से इनका चावल कैसे निकाल दूं। बेटा तो आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे होंगे, जब आप मिक्सिंग करते हैं ना, तो मिक्सिंग करने के बाद ना 2 तरह की सिचुएशन अराइज होती है। या तो वो गुड्स सेपरेबल होते हैं या वो गुड्स नॉन सेपरेबल हो जाते हैं। दोनों एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए। बोरी वाले केस में वो सेपरेबल थे, जब वो खुला गेहूं होता है तो वो नॉन सेपरेबल होता है। सेपरेबल में तो हमने देखा है कि सेपरेट होगा, और सेपरेट करने के जो एक्सपेंसेस होंगे प्लस उनके ऊपर जो सेपरेट करते समय डैमेजेस होंगे, दोनों के दोनों कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा इन्हें। लेकिन नॉन सेपरेबल में क्या करें? नॉन सेपरेबल में क्या करें? मेरा बासमती चावल था, आप समझते हैं बासमती चावल महंगा होता है, उसने उठा के नॉर्मल चावल के अंदर मिक्स कर दिया, और क्या कह रहा है छोटू को, छोटू बासमती अलग कर दे इसमें से। आपको लगता है दुकानदार के कहने पर भी छोटू अलग कर पाएगा? नहीं कर सकता वो अलग इसको। अब तो नॉन सेपरेबल है, क्या किए जाए? लॉ कहता है भैया जितना पूरा का पूरा नुकसान हुआ है, वो सारा नुकसान कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। सीधी सी बात है। बेटा मार्केट में मान लीजिए जो मैंने चावल दिया है वो 100 रुपए किलो के हिसाब से था, मेरे 200 किलो चावल आपने खराब कर दिए, 20,000 रुपए का नुकसान कौन बियर करेगा? पूरा का पूरा बेली बियर करेगा। सिंपल सी बात है। अगर वो सेपरेबल नहीं है, द एंटायर एक्सपेंस हैज टू बी, द एंटायर डैमेजेस टू द गुड्स हैव टू बी बोर्न बाय द बेली, बिकॉज उसने बिना मर्जी के, बिना कंसेंट के उठा के उन्हें मिक्स कर दिए। और यहां तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बेवकूफी है। बासमती चावल खुला आपको 200 किलो को देके जा रहा है, आपने उठा के नॉर्मल चावल में मिक्स कर दिया, तो आप ही भुगतोगे नुकसान। लेकिन बेटा बेली ने एक बात और कही, उसने कहा सर आपको चाहिए क्या? उसने कहा देखो आपने मेरे 200 किलो चावल मिक्स कर दिए हैं अपने चावल के अंदर, 100 रुपए किलो मेरा चावल था, तो 20,000 रुपए दे दो। उसने कहा सर 20,000 रुपए क्यों दूं?
ये 200 किलो जो मेरा मिक्सचर तैयार हुआ पड़ा है, ये जो मेरे पास 500 किलो मिक्सचर पड़ा है, मानता हूं इसमें से 200 किलो आपका है, मानता हूं ये बासमती नहीं है तो चावल ही। कुछ बासमती हैं, कुछ और होंगे, बिकते हैं सर मार्केट में, बीमार नहीं हो रहे लोग इसे खा के भी। ठीक है, बासमती बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन ये भी कोई बहुत बुरी बुरी क्वालिटी नहीं है। 500 में 500 किलो ये टोटल है, 200 तो आपका बासमती है, बाकी बाकी चावल इसके अंदर मिक्स हुए हैं। ये मिक्सचर ना मार्केट में 80 रुपए किलो बिक जाता है। तो ऐसा करो, ये 80 रुपए किलो के हिसाब से 200 किलो तो ये उठाओ मिक्सचर, 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपको डैमेजेस दे देता हूं। क्या मान जाएंगे आप? बात समझ आई बेटा? दुकानदार क्या कह रहा है? वो कह रहा है 200 किलो चावल ले जाओ जो आप ले गए थे, ठीक है, आप बासमती दे गए थे, वो 100 रुपए के थे, मेरे मेरे वाले 80 रुपए हैं, 80 वाले ले जाओ, मार्केट में जाके बेचोगे 80 के, फिर बिक जाएंगे। मेरे पास कैश ना है, 20 रुपए के हिसाब से मैं कैश दे देता हूं, चल जाएगा? चल जाएगा? क्या इशू है? क्या इशू है? सर मुझे बासमती खाना है, तो भैया इसको बेच दो ना मार्केट में जाके 80 रुपए में, आपको तो पैसे पूरे मिल रहे हैं, कंपनसेशन पूरी मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? आपका 20,000 का नुकसान था, वो 16,000 के गुड्स दे रहा है, 4,000 रुपए कैश दे रहा है, कोई नुकसान नहीं बेटा, ये भी किया जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि वो एक्सेप्ट कर ले कि ना करे। वो कहे 20,000 कैश चाहिए तो वो ले ले, या वो मिक्सचर जो गुड्स है कम कम क्वालिटी वाला वो लेके जो बैलेंस है वो बैलेंस ले ले, दोनों में से किसी भी तरह ले ले। ये बात आपका एक्ट से लिखता ही नहीं, वो कहता है जो भी डैमेजेस हुए हैं वो सारे डैमेजेस कौन बियर करेगा? वो बेली बियर करेगा। ये मैंने आपको डैमेजेस देने के तरीके बता दिए, वो कैश में भी हो सकता है, या वो कम क्वालिटी वाले गुड्स प्लस जो ऊपर कैश बनता है वो भी हो सकता है। तो हमने इसकी समराइजेशन बना ली कि भैया देखिए, अगर तो ये कंसेंट से मिक्स हुए थे, उसने कहा हाँ डाल दे मेरे बासमती यार अपने वाले में, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो बात ही खत्म। फिर हमें क्या फर्क पड़ता है? लॉ कहता है जब कंसेंट से हुआ है तो मिक्सचर को प्रोपोर्शनेटली बांट लीजिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे, लॉ पंगे नहीं लेता इस काम में, और अक्सर लॉ बाद में पंगे लेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो विदाउट कंसेंट हो जाएगा, लॉ को बीच में आना पड़ेगा। लॉ ने क्या कहा जी, जो सेपरेबल है, सेपरेबल के केस में एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन और डैमेजेस कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो सारे के सारे डैमेजेस कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। बेटा यहां 3 सेक्शन काम करते हैं। 155 कहता है कंसेंट के केस में प्रोपोर्शनेटली मिक्सचर को बांटने जैसे पार्टीज ने डिसाइड किया। 160 कहता है, 156 कहता है जब सेपरेबल हो। 157 कहता है जब सेपरेबल ना हो। 155, 156, 157 ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स के बारे में बात करते हैं। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, मैं साथ साथ बुक रीड नहीं कराऊंगा, बुक रीड करना आपका काम है। प्रोपोर्शनेट वाले कंसेंट वाले केस में 155 काम करेगा, 156 सेपरेबल के केस में काम करेगा जहां गुड्स सेपरेबल हैं, और 157 काम करेगा जहां गुड्स नॉन सेपरेबल हैं उस केस के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। क्लियर है? यहां तक 2 पॉइंट और रह गए, मुझे दोनों खत्म कराने हैं। चलें आगे। हाँ जी जवाब दे दीजिए। चलें, कोई दिक्कत यहां तक? यस सर। चलिए चलिए 4th पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बेली को आपने गुड्स दिए, बेली को वो गुड्स किसी पर्पस के लिए दिए या किसी टाइम पीरियड के लिए दिए? ऑब्वियस सी बात है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये पर्पस पूरा हो जाए या ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, पर्पस फुलफिल हो जाए या टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, तो वो गुड्स वापस करेगा। किसको वापस करेगा? बेलर को वापस करेगा। सिंपल सी बात है, में ड्यूटी का है। सवाल ही उठता है कि सर बेलर मांगे तो देने हैं, या बेलर मांगे या ना मांगे मेरी ड्यूटी है, मुझे तो गुड्स देने हैं। सवाल समझ आ गया?
कि गुड्स रिटर्न करने हैं बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समझाने के लिए बैठा भी नहीं आपको। सवाल यह है कि बेलर के मांगने पे देने हैं कि बेलर डिमांड करे या ना करे, मेरा पर्पस, जिस पर्पस के लिए गुड्स लिए थे वो पूरा हो गया, गाड़ी ठीक करने के लिए लिया था, गाड़ी ठीक होगी, मेरी जिम्मेवारी है बेलर को फोन करूं, भैया गाड़ी ले जाओ अपनी। सर वीडियो पॉज हो गई है, वीडियो पॉज हो गया कि भाई देखना जरा चेक करो। चल रही है क्लास सही? ओके रिपोर्ट बेटा, बेटा जिसकी बंद हुई है आपका नेट का इशू है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ मैं क्या पूछ रहा था कि बेलर डिमांड करे तो वापस करना है, या बेलर डिमांड ना भी करे तो मेरी जिम्मेवारी है कि भैया मैं वापस कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने बोला सर ड्यूटी है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेली खुद दे। एग्जैक्टली लॉ यही कहता है कि बेलर की डिमांड का वेट नहीं करना, बेलर की डिमांड का वेट नहीं करना। आपने जिस पर्पस के लिए लिया था या जिस टाइम पीरियड के लिए लिया था वो जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद इन गुड्स को वापस कराइए। और अगर आप नहीं करते, आप ऑफर नहीं करते गुड्स वापस करने का, देन गुड्स आर एट योर रिस्क, या गुड्स आर एट बेलीज रिस्क। अब बेटा पर्पस पूरा होने के बाद, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाने के बाद, अगर आप गुड्स को रख के बैठे हुए हैं, आपने बेलर को वापस नहीं किए, देन दोज आर एट योर रिस्क। और अब इन गुड्स को कोई डैमेज हुआ, अब इन गुड्स का लॉस हुआ, देन यू आर एब्सोल्युटली लायबल। ये वर्ड पहले भी आया था और दोबारा आ रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली लायबल, दैट इज यू आर लायबल for loss even if without fault or negligence। आपने अगर गुड्स वापस नहीं किए पर्पस पूरा होने पर, टाइम एक्सपायर होने पर, तो गुड्स अब किसके रिस्क पर वहां रखे हैं? वो आपके रिस्क पे वहां रखे हुए हैं कि आपने वापस नहीं किए। अब अगर डैमेज हुआ, अब अगर लॉस हुआ, तो कौन जिम्मेवार है? बेली जिम्मेवार है। फिर भले ही वो लॉस नेग्लिजेंस से हुआ हो, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट से हुआ हो, एक्ट ऑफ गॉड से हुआ हो, या किसी भी कारण से हुआ हो, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर से एग्जांपल जनरेट कर देता हूं। एक पर्सन ए है बेटा, ये बेली बी के पास, टेलर के पास कुछ गुड्स रख के आता है, ये सूट दे के आता है स्टिचिंग के लिए, फैब्रिक दे के आता है स्टिचिंग के लिए। टेलर साहब से पूछते हैं सर कितने दिन में बन जाएगा? उसने कहा सर 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद ले जाइएगा, और बीच में बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी बेटा, 7 दिन पूरे हो गए, सूट बन गया, बी ने ना ए को फोन किया, ना ए का कोई फोन आया, सूट खड़ा हुआ है वहां पर टंगा हुआ, बिल्कुल तैयार टेलर की दुकान के ऊपर। बड़ा टेलर की दुकान पर लेट अस से 8th डे पर फायर लग जाती है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और ये सूट जल जाता है, पूरी दुकान ही जल जाती है, सूट थोड़ा जलेगा, पूरी दुकान ही जल जाती है। फायर लगी, पूरी की पूरी दुकान जल गई, और ये पाया गया कि रीजन शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट हुआ, वहां पे कपड़ों की दुकान थी, आग लग गई। हमने पूछा कि नेग्लिजेंस थी बेलर की? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बेली की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं, या ये कह लीजिए दिवाली की रात थी, कोई रॉकेट वगैरह आ गया, वहां पर आग लग गई, कोई भी कारण हो सकता है। क्या आप बी को जिम्मेवार ठहराएंगे? विल बी बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लॉस? क्या आप ए एज उससे जाके सूट के पैसे मांग सकते हैं? यस, नेग्लिजेंस थी। किस बात की नेग्लिजेंस थी? कौन सी नेग्लिजेंस दिख रही है यहां पे? मैं कह रहा हूं शॉर्ट सर्किट से आग लगी बेटा, नहीं है नेग्लिजेंस कोई उसकी, क्या हम लायबल ठहराएंगे? यस सर, बेली इज लायबल। किस वजह से? इस वजह से बेटा, क्योंकि गुड्स को रिटर्न करने की ड्यूटी आपने पूरी नहीं करी। जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, गुड्स आपके पास पड़े रह गए, अब कोई भी डैमेज होगा आप जिम्मेवार हैं, आप उस गुड्स की लायबिलिटी उनके ऊपर उठाएंगे। अगर ये बीच में हुआ होता, तीसरे दिन हो गया होता, 3rd डे के ऊपर आग लग गई होती, तो क्या लायबल होता अभी? नो। रीजन? सर क्योंकि आप खुद बोल रहे हो वो नेग्लिजेंट नहीं है। यस, पहले पॉइंट में कवर हो जाता है, यस टेकन रीजनेबल केयर, वो लायबल नहीं होता। तो आप समझेंगे जो रीजनेबल केयर की शील्ड आपके सामने खड़ी होती थी बचाने के लिए, वो सिर्फ तब तक खड़ी रहती है जब तक पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, पर्पस पूरा नहीं हुआ।
लेकिन अगर पीरियड पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया और आपने गुड्स वापस नहीं किए, देन यू आर हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू दैट पर्टिकुलर गुड्स। चलिए वी आर डन विद दिस पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ड्यूटीज ऑफ बेली की। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज एक्रीशन? क्या वर्ड का मीनिंग समझते हैं? ड्यूटी टू वर्ड रिटर्न एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है? एडिशन। यस, बट एक्रीशन का मतलब होता है कोई भी एडिशन, कोई भी इंक्रीज। अगर गुड्स बेली के पास पड़े हैं और उन गुड्स के अंदर एक्रीशन हो जाती है, उनका अंदर एडिशन हो जाती है, तो वो एडिशन भी आपको वापस करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, आप जरा देखें। बड़ा पहले एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लेता हूं, फिर प्रैक्टिकल लूंगा। लेट अस से वही ए पर्सन है बेटा, वो बी के पास अपना डॉग छोड़ के गए थे फ्रेंड के पास, 7 दिन बाद आया बेटा, सिर्फ डॉग नहीं था, साथ में थोड़े से छोटे छोटे 2-3 पप्पी भी घूम रहे थे। उसने कहा गुड्स वापस करने होते हैं, ये साहब ये लो अपना डॉग वापस ले जाओ, ये पप्पी मेरे, डॉग वापस ले जाओ, ये जो साथ में पपीज घूम रहे हैं ये मेरे, क्योंकि गुड्स तो वापस कर रहा हूं। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ गुड्स वापस नहीं करने, गुड्स के साथ उनका हुआ हुआ एक्रीशन, उनका एडिशन भी वापस करना है। तो इस केस में आपको सिर्फ डॉग नहीं, सिर्फ पपीज, जो साथ में पपीज हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स एन इंक्रीज, इज एन इंक्रीजन एक्रीशन, इट्स एन एडिशन टू द गुड्स विच यू हैड बेल्ड। सर ये क्या थ्योरेटिकल एग्जांपल है, कुत्ता है मैं दे के गया हूं 7 दिन के अंदर, उसके आगे पपीज भी हो गए, ऐसे थोड़े ना होता है प्रैक्टिकली, बट लेकिन पेपर में आपके इस तरह के सवाल आते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन ए है, उसने बेटा बी से लोन लिया और बी के पास कुछ शेयर्स रख दिए, शेयर्स प्लेज कर दिए, लेट अस से 6 महीने के अंदर के लिए, 6 महीने बाद वापस दे जाऊंगा, पैसे दे जाऊंगा, शेयर्स ले जाऊंगा, और इस दौरान बेटा इन शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर्स आ गए। क्या बी को बोनस शेयर्स भी वापस करने पड़ेंगे? ये प्रैक्टिकल लग रहा है। क्या बी को बोनस शेयर्स भी वापस करने पड़ेंगे? यस, बिकॉज इस केस में ये गुड्स क्या है, ये बोनस शेयर क्या है, दिस इज एन एक्रीशन एंड एडिशन टू द गुड्स। सेक्शन 163 इसके बारे में बात करते हैं बेटा, सेक्शन नंबर इसका याद रखिएगा, बहुत बार आता है पेपर में क्वेश्चन ये, कि गुड्स के ऊपर कोई एक्रीशन हुआ है, कोई एडिशन हुआ है, तो वो एक्रीशन वो एडिशन भी आपको वापस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप द एक्रीशन विद योरसेल्फ एंड गुड्स वापस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए वी आर डन विद द ड्यूटीज ऑफ बेली एज वेल। हमारे ड्यूटीज ऑफ बेलर और ड्यूटीज ऑफ बेली पूरी होती हैं। कोई डाउट होता है बताइए, वरना हम क्लास को खत्म करते हैं। चलिए कोई डाउट आता फटाफट से बता दीजिए। हमने 5 ड्यूटीज खत्म कर दी बेलर की, हमने 5 ड्यूटीज खत्म कर दी बेली की। नेक्स्ट क्लास से हम लोग राइट्स की बात करेंगे, कल की क्लास में राइट्स की बात करेंगे। कोई डाउट फटाफट से बताइए, नहीं तो क्लास खत्म करते हैं। सर सेक्शन 151 और 152 कहां है बेटा? क्लास में आंख खोल के बैठा करो यार। ये रहा 151 और 152। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर वाली बात 151 में लिखी है, और बाकी नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ गॉड अनअवॉइडेबल एंड लायबल नहीं होंगे 152 में लिखी है। और किसी में, और किसी को डाउट? चलिए खत्म करते हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है।